एंड दैट वेव फंक्शन विल बी द वेव फंक्शन ऑफ यूनिवर्स, दिस यूनिवर्स। इसका मतलब जैसे ही हम क्वांटम मैकेनिक्स में आते हैं ना, तो हमारे पास मोमेंटम एक सिंगल नंबर नहीं होता, वो एक ऑपरेटर होता है। दिस इज श्रोडिंगर्स इक्वेशन। आज तक इस पे डिबेट चलती है कि एक्चुअल में साई है क्या। भाई जितनी फिजिक्स डिस्कवर होनी थी ना, सारी की सारी हो गई, अब कुछ नहीं बचा फिजिक्स में डिस्कवर होने का। क्या हाल है दोस्तों, आज हम क्वांटम फिजिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअल क्वांटम फिजिक्स, कुछ नहीं छुपाया जाएगा, ना कोई पीस ऑफ मैथमेटिक्स, ना उसका कोई डेरिवेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन एकदम नेचुरली बाहर आएगी, तुम्हें खुद को लगेगा यार जरूरत है ऐसी ही एक वेव इक्वेशन की। वेव इक्वेशन क्या होता है वो बताने वाला हूं, उसके पीछे की इंट्यूटिव सेंस, फिलोसॉफी और बहुत सारे थॉट एक्सपेरिमेंट जो कि मैं खुद सोचता था। मैं भी सोचता था चीजें ना शायद ऐसे वर्क करती होंगी, और जब मैंने बुक्स में से पढ़ने की कोशिश की और इधर उधर के रिसोर्सेज से घुसने की कोशिश की, पता लगा सच में ऐसा होता है। बहुत सारी चीजें आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूं, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। हम फिलोसॉफी में घुसेंगे। अगर तुम बीएससी के स्टूडेंट हो, अपने लिए क्वांटम फिजिक्स को शार्प करना चाहते हो, भाई तुम्हारे लिए वीडियो है। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए पढ़ रहे हो तो मेरा तो चैनल ही क्वांटम कंप्यूटिंग वाला है। अगर तुम 12th के बच्चे हो, वैसे ही मजे के लिए पढ़ रहे हो, तुम्हारे लिए तो वीडियो होने ही वाली है। 10th के बच्चे हो, बेस्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो 1-2 घंटे की, भाई साहब रुक जाओ, बैठो आराम से देखो, और भाई साहब एक अलग दुनिया में चलते हैं साथ में मिलके। ये वो यूनिवर्स है जो मैं क्रिएट करने वाला हूं, और तुम मेरे यूनिवर्स में आने वाले हो। और यहाँ पे जब होने वाला नेक्स्ट 1-2 घंटे में, भाई मजा आ जाएगा, तुम्हें एकदम रूह खुश हो जाएगी, और तुम भी कहोगे कि भाई ये सीखे ना कितने दिन बाद हम कुछ। क्योंकि मेरे को भी ऐसा ही फील हुआ था, बहुत समय लगा मेरे को ये वीडियो प्रिपेयर करने में। तुम देखोगे मेरी लास्ट वीडियो और इस वीडियो में बहुत ज्यादा फर्क है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम गैप है। इसीलिए है क्योंकि प्रिपेयर करने में ये नंबर ऑफ पेजेस देख रहे हो कितने सारे, मतलब ऐसे ही मैं पलटता जाऊंगा तो कितने सारे हैं ये पेजेस। पहले मैं खुद को समझाता हूँ हमेशा की तरह, फिर तुम्हारे सामने आता हूँ। स्टार्ट करें, चलो। पहली बार मेरे को देख रहे हो, मेरा नाम है राजन चोपड़ा, और यहाँ पे हम क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम फिजिक्स की बातें करते हैं। आज हम अनफोल्ड करने वाले हैं मैथमेटिक्स बिहाइंड श्रोडिंगर इक्वेशन इन अ वे यू हैव नेवर सीन बिफोर इवन इन द बुक्स। आज वो तरीके से पढ़ने वाले। सबसे पहले थोड़ा बेसिक इकट्ठा कर लेते हैं। हम कहानी स्टार्ट करने वाले हैं फील्ड से। मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ने से पहले दो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एक फील्ड और एक वेव। तभी आगे बढ़ने का मजा आएगा, क्योंकि जब हम वेव फंक्शन की बात डायरेक्ट तुम्हारे सामने थ्रो कर दूंगा, भाई एक वेव फंक्शन होता है। हाँ, श्रोडिंगर को खुद नहीं समझ आया। श्रोडिंगर सोचते थे वेव फंक्शन एक डेंसिटी ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट कर सकता, फिर डायरेक्ट हम उस पर नहीं आएंगे। यही गलती करते हैं हम हमेशा सीखने में, मैंने भी की थी। और दूसरा हम समझेंगे वेव के बारे में, वेव इक्वेशन के बारे में, और वो गहरी वाली वेव इक्वेशन जिसमें डबल डेरिवेटिव आ जाते हैं, कर्वेचर जैसे शब्द यूज होते हैं। बट डोंट वरी, मेरे पे छोड़ दो, गाइड हूं मैं तुम्हारा इस वीडियो के लिए, तो लेके चलता हूं तुम्हें एक जर्नी में, एक यूनिवर्स की सैर कराने के लिए। फील्ड के बारे में सबसे पहले मैं बताना चाहूं तो पहले एक वर्ड यूज होता था, एक्शन एट अ डिस्टेंस। एक्शन एट अ डिस्टेंस का मतलब होता है, न्यूटन ने कहा कि ये रहा सन और ये रही अर्थ, इनके बीच में एक फोर्स लगता है विच इज एफ इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर। मतलब क्या, नहीं पता, किसी को नहीं पता था उस समय कि भाई क्या है ये फोर्स, है ना। तुमने तो बोल दिया कि यहां से यहां तक एक फोर्स लग रहा है, अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, ये भी अर्थ भी इस पे फोर्स लगा रही है, एक्शन इक्वल टू माइनस रिएक्शन वगैरह वगैरह। लेकिन क्या है इनके बीच में, इसीलिए वर्ड यूज होता है एक्शन एट अ डिस्टेंस। इतनी दूर से कुछ तो मैजिक हो रहा है। सेम काम हो रहा था अगर एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन इतने डिस्टेंस पे रह के कैसे? ऐसे ही मैग्नेट के साथ भी हो रहा था। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये एक दूसरे को खींच लेते हैं थोड़ी दूरी से भी। क्या हो रहा है इनके बीच में, ऐसी क्या चीज है? तो एक इंसान आए जिनका नाम था फैराडे, और इन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया वर्ड फील्ड। और इन्होंने बताया कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज, जो भी चार्ज है पूरे हर जगह पे, इसके पास एक फील्ड एग्जिस्ट करती है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। मैग्नेट के पास भी फील्ड एग्जिस्ट करती है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इनकी नोटबुक्स जो है ना, उसमें ऐसे डायग्राम्स बने हुए थे। पॉजिटिव से बाहर निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नेगेटिव में अंदर आती है। कितनी कमाल की बात थी, इनको उस समय नहीं पता था कि ये दो अलग अलग चीजें नहीं होती, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। वो तो मैक्सवेल को आना पड़ा बताने के लिए, यूनिफिकेशन करने के लिए इन दोनों की। उन्होंने, मैक्सवेल ने बताया कि रुक जाओ भाई, यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। इन्होंने बताया मैक्सवेल ने कि ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। एक्चुअल में हमारे पूरे के पूरे यूनिवर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फैली हुई है, जिसमें डांस करते हैं ये पार्टिकल जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। उस समय नहीं पता था प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, उस समय पता था पॉजिटिव नेगेटिव।
बहुत सारे लोग थे जिस पे ऑलरेडी जो ऑलरेडी इस पे काम कर चुके थे, जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना, टू नेम अ फ्यू। और भी बहुत सारे लोग थे। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा तो उस, अगर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है तो उसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी। बाहर भी है पूरे यूनिवर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ मूव कर रही होगी। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों? अभी रुक जाओ, वेट अ सेकंड। जैसे इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट होगा तो ये अपने जैसे ही चल रहा है ना, आसपास की फील्ड को तो एडजस्ट करेगा ही, आसपास की फील्ड में वेरिएशन आएंगे। अगर एक पार्टिकल चलेगा तो जैसे पानी में अगर तुम एक जगह बैठे हो तो पानी थोड़ा सा तुम्हारी साइड ऐसे, कैसे समझा पाएंगे? अगर तुम ऐसे पानी में होते तो पानी ऐसे रुक जाता है तुम्हारे पास आके, है ना। ऐसे ही होगा एक चार्ज के साथ भी, कि तुम्हारी तरफ आ रहा है गड्ढे की तरह ऐसे गिर रहा है पानी। लेकिन अगर मान लो ये चलना स्टार्ट हुआ, अगर मैं पानी में स्विम करना स्टार्ट हुआ तो मैं आसपास के पानी को एडजस्ट भी करता जाऊंगा। ऐसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये चल रहा है तो ये आसपास की फील्ड को एडजस्ट भी करेगा, और इसी एडजस्टमेंट के कारण, और ये जब जब भी कोई पार्टिकल चलता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की बात, नेगेटिव चार्ज की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना चाहिए मुझे। जब भी मैं एक नेगेटिव चार्ज को आगे चलाने की कोशिश करता हूं या इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ चल रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। अब दो काम हो गए, चलते हुए इलेक्ट्रॉन, चलते हुए नेगेटिव चार्ज के पास एक तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है, और दूसरा एक तो इसको मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा वेरिएशन लाना है। और इसी जर्नी में चलते चलते अगर ये एक्सेलरेट करना स्टार्ट हुआ, जैसे ये एक्सेलरेट करेगा तो यहां पर रिपल्स प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे पानी में एक पत्थर फेंको रिपल्स बननी स्टार्ट हो जाती है, वैसे ही यहां पे भी रिपल्स बननी स्टार्ट होंगी। और इस रिपल्स की जो स्पीड थी, जब मैक्सवेल ने कैलकुलेट करके देखी, वो आ रही थी लगभग 3 × 10⁸, विच इज द स्पीड ऑफ लाइट। और मैक्सवेल ने कंक्लूड किया कि ऐसे ऐसे जो हम अपनी 11वीं 12वीं क्लास में डायग्राम्स बनाते हैं, कुछ ऐसे ऐसे डायग्राम्स तुमने देखे होंगे शायद, इस तरीके के, ये जो हम डायग्राम बनाते हैं, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर नहीं देखा डायग्राम तो डोंट वरी, इसका यूज नहीं है अपने पास, जस्ट ऐसे ही बना रहा था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ऐसे चलती हैं ये वेव, ऐसे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों ऐसे हैं, इस डायरेक्शन में ऐसे, और चल रही है आगे। तुमने बहुत फेमस से ऐसे टीचर्स देखे होंगे जो ऐसे ऐसे मूव करके भी दिखाते हैं ना, वैसे ही कुछ। इधर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर की साइड मैग्नेटिक फील्ड है, और चल रही है आगे। म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोलते हैं हम इसे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये रिपल्स होती हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। तो अगर यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, एक्शन एट अ डिस्टेंस का कोई रोल नहीं था इसके अंदर। एक्चुअल में क्या करते हैं, इन रिपल्स के जरिए ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। तो मैक्सवेल ने एक वर्ड यूज किया विच इज फोर्स कैरिंग फील्ड, फोर्स कैरिंग फील्ड। और कैसे लगता है फोर्स? फोर्स लगता है इन रिपल्स के कारण, है ना, फोर्स कैरिंग फील्ड। और हमने सुना भी तो है ना कि ये जो फोर्स F=m, फोर्स लगाने के लिए एक्सेलरेशन भी चाहिए होगी। तो अगर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, जैसे वो एक्सेलरेट कर रहा होगा तो वो रिपल्स प्रोड्यूस करेगा और दूसरे पार्टिकल पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाने वाला है। और वो फोर्स भी कुछ ऐसा ही होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ऐसा सा कुछ हमने कूलम्स लॉ में ऐसा पढ़ा हुआ है। ये चीज यहां तक पिक्चर क्लियर है। ये वाली बात हो गई सेटल कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ, जब हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसे बात कर सकते हैं हम? ये कहानी सॉल्व की STR, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, 1905, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी ने। इन्होंने बताया कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड तब दिखते जब पार्टिकल ना चल रहा हो। कौन डिसाइड करेगा पार्टिकल नहीं चल रहा है? जब मोशन ही रिलेटिव है। हमारे लिए जो चीज रेस्ट पे है, जरूरी थोड़ी पूरे यूनिवर्स के लिए वो रेस्ट पे हो, है ना। मोशन इज रिलेटिव। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में देख रहा हूं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में देख रहा हूं, वो एक रिलेटिव चीज है। एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही एग्जिस्ट करती है। तो इस पर बहुत सारी डिस्कशन हम कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए हम क्वांटम की तरफ बढ़ना चाहेंगे। समझ रहे हो? वरना इस पर तो भाई एक अलग ही लेक्चर हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे, और बहुत मजेदार होगा वो भी। फिलहाल के लिए हम आना चाहेंगे इसके बाद डेल्टन पे। हमारे काम काम की बातें निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें पता लगा ये जो फील्ड वर्ड है, ये जो फील्ड वर्ड है हमारे सामने जो आ रहा है, इसमें फील्ड वर्ड में पूरे के पूरे, अगर मैं इस रूम के जितने भी डिफरेंट पॉसिबल पॉइंट्स हो सकते हैं जहां पे मैं प्रेजेंट हो सकता हूं, फॉर एग्जांपल मैं एक पार्टिकल हूं, एक पॉजिटिव चार्ज हूं, मुझसे पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, तुम महसूस कर ही पा रहे होंगे वैसे, है ना। तो अगर मैं हर एक पॉइंट पे कुछ कुछ वैल्यू रख दूं,
2 2 2 5 6 सब समथिंग 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 समथिंग, ऐसे अगर मैं नंबर्स रख दूं हर पॉइंट पे तो वो भी एक फील्ड है। अगर मैं हर पॉइंट पे एक वेक्टर लगा दूं वो भी एक फील्ड है। अगर मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड सा ऑब्जेक्ट लगा दूं, जैसे मैट्रिसेस हो सकती हैं, या फिर कोई टेंसर्स हो सकते, कुछ भी, मतलब कोई भी एक पॉइंट पे मैंने उसकी फिक्स्ड वैल्यू रख दी तो वो भी फील्ड हो सकती है। बट अभी हम बात करने वाले हैं फील्ड, और जिसमें हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ हम नंबर रखने वाले हैं। नंबर में भी दो कैटेगरी हो सकती है, मैं रियल नंबर रख सकता हूं, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर रख सकता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर वो ए प्लस आयोटा बी वाले, है ना, इसमें भी कैटेगरी हो सकती है। तो ये सारी हम बातें करने वाले हैं। ये मतलब ये होते हैं हमारे पास फील्ड। एक फील्ड का मतलब है हर पॉइंट पे कुछ वैल्यू डिस्क्राइब करना। अगर हम डेल्टन पे आए तो इन्होंने एटम के बारे में बताया और कहा कि भाई ये जो भी हम एटम की बात, जितने भी केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, हर केमिकल एलिमेंट के लिए एक यूनिक एटम होता है। हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए, और वो एटम, इसका यूज करके, ये एटम्स का यूज करके हम बिहेवियर ऑफ गैसेस के बिहेवियर के बारे में बात कर सकते हैं। उस समय बहुत ज्यादा पंगा हुआ करता था ये गैसेस के बिहेवियर का, कोई बिलीव करता था कोई नहीं करता था। जैसे मैक्स प्लैंक, भाई वो तो बिलीव ही नहीं करते थे कि एटम्स जैसी एग्जिस्ट करती है चीज। लेकिन दूसरी तरफ ये भाई मैक्सवेल, ये जो है, कितने गए, ये रहे मैक्सवेल। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो कि कलेक्टिव बिहेवियर के बारे में बात करती है पार्टिकल्स के। और इन्होंने पूरी की पूरी एक फॉर्मूला भी दिया जो कि, जैसे मैंने बताया ना, कलेक्टिव बिहेवियर। तो इन्होंने, डेल्टन ने कहा कि अगर हम ये एटम्स जैसी चीज को कंसीडर कर ले, हम गैसेस के बिहेवियर जैसे प्रेशर, जैसे टेम्परेचर, जैसे एंट्रोपी, ऐसी चीजों को के बारे में बात कर सके, फिर से यहां से पूरा का पूरा एक ब्रांच ऑफ, मतलब यहां से ब्रांच निकल सकती है एक लेक्चर की, एक न्यू लेक्चर तैयार हो सकता है। मैं बोल्ट्जमैन के बारे में बता सकता हूँ जो कि किसी ने नहीं बताया होगा तुम्हें। भाई इतना है, उस समय पे मतलब कोई बिलीव नहीं करता था कि बोल्ट्जमैन पे कि एटम्स जैसी एक चीज एग्जिस्ट करती है। उन्होंने बताया कि टेम्परेचर तो भाई वो चीज है जो 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 थोड़ी सी यूजफुल है, लेकिन फंडामेंटल चीज एक कॉन्स्टेंट होता है जिसे बीटा बोलते हैं। याद रखना, ये पेंडिंग वीडियो है, कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई साहब, और मैं जरूर बनाऊंगा। तब तक परेशान करना जब तक मैं बना ना दूं, लेकिन जरूर बनाऊंगा बहुत जल्दी। उन्होंने बताया कि टेम्परेचर, मैंने इस पे शॉर्ट वीडियो बनाई थी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था उस पे। तो टेम्परेचर से ज्यादा फंडामेंटल चीज होती है विच इज दिस बीटा। तो वापस आते हैं हम अपने एटम की कहानी पे। फिर हमें धीरे धीरे, जैसे जैसे हमने एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट करे, हमें पता लगा कि भाई 1897 की बात है, थॉमसन को पता लगा, थॉमसन ने डिस्कवरी की इलेक्ट्रॉन की, है ना। उसके बाद इन्होंने मतलब एटम के स्ट्रक्चर को बताने की कोशिश की कि अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो वैसे ही पॉजिटिव चार्ज भी एग्जिस्ट करने चाहिए। एटम से छोटी चीज होती है इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने बताया, वही वो प्लम पुडिंग मॉडल वगैरह सुना होगा तुमने, थॉमसन्स मॉडल। उसके बाद बारी आती है रदरफोर्ड की, रदरफोर्ड, और मैं तो जरूर क्रेडिट देना चाहूंगा, एक थे गीगर और एक मार्स्टन। ये जो ये इनके स्टूडेंट थे, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिस जो बहुत फेमस है, अल्फा रे एक्सपेरिमेंट, कि सेंटर में एक गोल्ड फॉइल को लगाया और उसमें अल्फा रेज को फेंका गया। मैक्सिमम जो है वो अनडेविएटेड चली गई, कुछ डेविएट हो गई, और हजार में से या कुछ में से एक पार्टिकल वापिस आ गया। तो इसका मतलब सेंटर में एक बड़ा रिजिड सा पार्ट पड़ा होता है, और वो इतना ज्यादा रिजिड पार्ट है कि जो अल्फा रेज है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वही वापिस आ रहा है। तो कंक्लूड कर लिया कि ये सेंटर पे भी पॉजिटिव चार्ज पड़ा होता होगा, अल्फा रे एक्सपेरिमेंट। तो इसका मतलब है यहां से एक वर्ड आया विच इज न्यूक्लियस। बायो वालों को थोड़ा तो क्रेडिट देना चाहिए वैसे, न्यूक्लियस वर्ड, और भी कई सारे वर्ड्स हैं जो हमने वहां से ले लिए हैं। फिजन, फिजन वर्ड भी वहां से लिया है, बट ठीक है। वापिस आए तो ये रदरफोर्ड के बारे में बात हो गई। हमें पता लगा कि भाई अब अगर हम एटम को जूम करके देखेंगे ना, तो उसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज, उसके अराउंड इलेक्ट्रिक चार्ज, नेगेटिव चार्ज होते हैं। हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि वो नेगेटिव चार्ज कैसे पड़े होते हैं, बट हाँ होते जरूर हैं। फिर थोड़े टाइम बाद फिर से डिस्कवरी हुई कि भाई ये जो न्यूक्लियस है ना, इसमें हमारे जो थ्योरेटिकल रिजल्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग मास अलग आ रहा है, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मास अलग ऑब्जर्व होता है। तो हमें पता लगा कि भाई बीच में कुछ तो और होना चाहिए, विच इज न्यूट्रॉन। और कुछ समय बाद थ्योराइज करने के, थ्योरी के बाद कुछ समय, मेरे ख्याल से 1932 के आसपास है, 21, इन दोनों में से एक ईयर था जब न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी होगी। जेम्स चैडविक इंसान थे जिन्होंने बताया था उसके बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारे पास एक चैप्टर होता है 11,
11th क्लास में केमिस्ट्री में, तो वहां पे काफी सारे मॉडल्स के बारे में बात की जाती है। वहां पे एक मॉडल आता है जिसे बोहर्स मॉडल भी बोला जाता है। बट फिलहाल के लिए थोड़ा वापिस आना चाहेंगे। इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकाले, इससे पहले कि मैं सारी चीज को रब कर दूं, हमारे पास कंक्लूजन ये निकला कि अगर कभी भी हम मैटर पार्टिकल्स के बारे में, मैटर के बारे में बात करें, एक्चुअल में हमें पार्टिकल्स के बारे में बात करनी होगी। मैटर को जूम करके देखेंगे, कुछ पार्टिकल्स होंगे और वो पार्टिकल कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट वाया फोर्सेस, इंटरेक्ट वाया फोर्सेस। और वो फोर्सेस कहां से आए भाई, इतनी दूर दूर से कैसे फोर्स लगा रहे हैं, कैरिड बाय फील्ड्स। फील्ड है भाई साहब उसके बीच में, और फिजिकल फील्ड है, कोई हमारी मैथमेटिकल वाली फील्ड नहीं है। मैथमेटिक्स में भी होती है एक फील्ड। मैं एक टॉपिक पढ़ाता हूं अपने मैथ स्तंभ चैनल पे, उसका ग्रुप थ्योरी नाम है, उसमें पढ़ाया जाता है ग्रुप, फिर रिंग्स, फिर फील्ड। वो वाली फील्ड अलग होती है, फील्ड ऑफ रियल नंबर, वो याद आ गया। ये एक्चुअल फील्ड है जो हमारे यूनिवर्स में है, एक्चुअल फिजिकल फील्ड जो एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से फोर्स लगता है। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड भी है, ग्रेविटेशनल वेव्स की डिस्कवरी हुई थी अभी रिसेंटली, लगभग 10 साल पहले, बट रिसेंट ही तो है एज कंपेयर टू 1916, जब आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया था कि ग्रेविटेशनल वेव जैसी चीज होंगी। 1916 के बाद 100 साल बाद 2016 में मेजर हुआ। भाई साहब कमाल की बात है, एग्जैक्ट 100 साल बाद। कोइंसिडेंट ही है इतना बड़ा, है ना। इसका मतलब है अगर हम पूरे के पूरे क्लासिकल फिजिक्स के बारे में बात करना चाहें, फ्रेमवर्क ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, इसमें क्या चलता था जो पुरानी फिजिक्स थी, मतलब आइंस्टाइन से भी पहले की। वैसे मैं आइंस्टाइन इंक्लूड कर सकता हूं, बट ठीक है, आइंस्टाइन से भी पहले की अगर मैं बात करूं तो ऐसा माना जाता था कि अगर तुम्हें कभी भी पोजीशन और मोमेंटम पता है पार्टिकल्स का, ऑफ पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके पोजीशन और मोमेंटम को जान लो, बस उतना ही, रुक जाओ। स्टार्टिंग में क्या क्या उनका पोजीशन है, क्या क्या उनके पास मोमेंटम है। पोजीशन का मतलब क्या होता है, लोकेशन एट ईच पॉइंट। और मोमेंटम का मतलब क्या होता है, साधारण भाषा में इसका मतलब होगा हाउ दैट पोजीशन इज चेंजिंग विद टाइम। खत्म। वो जो चेंज वर्ड है वो मोमेंटम है। इसका मतलब हमें दो चीजें जाननी है, एक कहां है, दूसरा कैसे चेंज हो रहा है। बस ये दो चीजें अगर हमें पता है, प्लस में क्लासिकल टेक्निक्स जैसे न्यूटन के लॉज हैं फॉर एग्जांपल, या फिर और भी हमारे पास टेक्निक्स होती हैं, जैसे हम लैग्रांजियन मैकेनिक्स के बारे में बात कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए न्यूटन के लॉज हैं, क्लासिकल टेक्निक्स टू डिस्क्राइब देयर बिहेवियर। ये था हमारे पास, ये पूरी की पूरी कहानी डिस्कस कर दी कि क्लासिकल फिजिक्स में क्या होता है। चाहे तुम कुछ भी मतलब काफी सारे ऐसे साइंटिस्ट मानते थे इसके बाद कुछ फिजिक्स नहीं रह गई डिस्कवर होने के लिए, क्वांटम फिजिक्स से पहले, आइंस्टाइन की थ्योरी से पहले, ऐसा सोचते थे सब कुछ ऑलरेडी डिस्कवर कर लिया। और ये कहना था लॉर्ड कैल्विन का, और एक थे माइकलसन, माइकलसन, माइकलसन मोरले, माइकलसन थे, एल्बर्ट माइकल, माइकल, अरे समझ गए ना, माइकलसन, ठीक है। तो एक माइकलसन थे और एक लॉर्ड कैल्विन थे, और भी बहुत सारे लोग थे। वो कहते थे कि भाई जितनी फिजिक्स डिस्कवर होनी थी ना, सारी की सारी हो गई, अब कुछ नहीं बचा फिजिक्स में डिस्कवर होने का। इससे सब कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इनिशियल पोजीशन एंड मोमेंटम बता दो, और मैं क्लासिकल टेक्निक्स को यूज करूंगा। तीन टाइप के टेक्निक्स होते हैं, ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बना रखी है, बट ऐसे ब्रीफली बता देता हूं। एक न्यूटन वाली मैकेनिक, मतलब न्यूटन का तरीका हो सकता है, ऐसे समझ लो कि एक तुम टूथपेस्ट यूज कर रहे हो और जिसके काफी सारे ब्रांड हैं। अब तुम न्यूटन वाला ब्रांड यूज कर सकते हो, लेग्रांजियन वाला ब्रांड यूज कर सकते हो, और हैमिल्टोनियन वाला ब्रांड यूज कर सकते हो। अब कुछ है जिसके बीच में नमक भी होगा, है ना, तो उसकी कुछ स्पेशलिटी होगी, उससे कुछ अच्छा हो जाएगा तुम्हारे दांतों के लिए। बस वैसा ही है लेग्रांजियन और हैमिल्टोनियन जो है वो ज्यादा जनरल फ्रेमवर्क होते हैं। बाय द वे आई एम कॉलिंग देम फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क होते हैं एज कंपेयर टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स, क्योंकि ये जो दो है ना, ये आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ एकदम मैच खाते हैं, उसके साथ कोई भी दिक्कत नहीं होती है इनकी, एज कंपेयर टू जो न्यूटन की मैकेनिक्स है। ये जो ये वाले ब्रांड के टूथपेस्ट होते हैं, इसमें अगर हम देखें तो एट द एंड ऑफ द डे जितनी भी हमारी फिजिक्स की थ्योरी है ना, उसको अगर एक लॉ से डिस्क्राइब करना हो तो वो लेग्रांजियन फ्रेमवर्क का यूज करके कर सकते हैं। एक वर्ड से भाई साहब, मैंने एक वीडियो बना रखी है रिसेंटली, मेरे को जस्ट याद आई अभी वीडियो, यही बनाते बनाते मैंने उसमें एक वर्ड यूज किया था, यूनिवर्स इज लेजी। इतना इतना सा वर्ड यूज किया था मैंने, यूनिवर्स इज लेजी। मैंने पूरी न्यूटन की मैकेनिक्स डिस्क्राइब कर दी थी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, इसके बाद जरूर देखना, जब भी समय मिले जरूर देखना भाई, मन खुश हो जाएगा। इतने से वर्ड से यूनिवर्स इज लेजी, और कैसे नेचुरली मैथमेटिक्स उसमें उसमें से निकलेगी, तुम खुद देखोगे कि भाई मजा आ रहा है यार, ये क्या हो गया।
अगर मैथमेटिक्स पसंद है तो वो जरूर देखना, अगर मैथमेटिक्स नहीं पसंद है फिर भी देख लेना यार, मजा आएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ना चाहेंगे, इसके बाद आना चाहेंगे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे। भाई यहां से क्वांटम मैकेनिक्स की कहानी शुरू होती है फाइनली। जितनी भी क्लासिकल मैकेनिक्स का अपने पास काम था वो हमने जान लिया। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब है हम बात कर रहे हैं थर्मल एनर्जी की। मतलब ऐसा होता है कि जो भी 0 केल्विन से ऊपर बॉडी है वो कुछ रेडिएशंस को एमिट करती है, जैसे हम थर्मल रेडिएशंस बोल रहे हैं। अभी मेरी बॉडी में से रेडिएशंस निकल रही हैं, इस कैमरे में से जिसमें मैं शूट कर रहा हूं, इस लैपटॉप में जिसमें मैं शूट कर रहा हूं, इस एसी में से, सब चीजों में से। लेकिन एसी तो ठंडा कर रहा है, नहीं भाई, 0 केल्विन से ऊपर जो भी चीज है ना उसमें से रेडिएशंस निकलती हैं। हम देख नहीं सकते, वो अलग बात है ना। सारी हम तो सिर्फ विजिबल लाइट को देख सकते हैं ना, अगर भाई साहब बाकी लाइट को देखते तो दिक्कत हो जाती। अगर सोचो हम यूवी लाइट को देख रहे होते, भाई स्किन कैंसर होने की दिक्कत। अगर हम इंफ्रारेड को देख रहे होते, जल जाती आंखें। बढ़िया है विजिबल लाइट रेंज में हम, वही थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, वापस आते हैं, आउट ऑफ द टॉपिक निकल जाएंगे वरना। तो यहां पे क्या हो रहा था, जब भी नॉन जीरो मतलब नॉन जीरो केल्विन, जब भी नॉन जीरो टेम्परेचर होता है तो कुछ ना कुछ रेडिएशंस एमिट होती है। ये पहली कहानी थी। और उसके बाद हमारे पास ये क्यों होता था, काफी सारी थ्योरीज थी, ऑल्दो कई सारे लोग थे जो एटम्स में बिलीव नहीं करते थे कि एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, इंक्लूडिंग मैक्स प्लैंक, जिसका नाम जरूर तुमने सुना होगा आज से पहले। बट फिर भी ये होता क्यों है, सबसे बेस्ट थ्योरी थी जिगलिंग ऑफ एटम्स की वजह से। जिगलिंग ऑफ एटम्स की फंडामेंटल लेवल पे जो हमारी बॉडी के अंदर जो एटम्स है ना वो वाइब्रेट करते रहते हैं, जिगल करते रहते हैं, टकराते रहते हैं, अपनी ही जगह पे मूव करते रहते हैं। टकराना वर्ड इज नॉट करेक्ट, बट अपनी जगह पे ऐसा वाइब्रेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से रेडिएशंस निकलती हैं। और उन्हीं रेडिएशंस को हम थर्मल रेडिएशंस भी बोलते हैं। ये रेडिएशंस जो हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं हाउ फास्ट दे आर जिगलिंग, हाउ फास्ट दे आर जिगलिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड था। और हमने यहीं पे ना एक और चीज भी डिस्क्राइब की, एक और चीज भी लेके आए हम सामने, जिसका नाम था ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी एक्चुअल में कोई एग्जिस्ट नहीं करती है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, फिजिक्स में एक टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं स्फेरिकल काउ फिलोसफी। इसका मतलब होता है लेट अस कंसीडर काउ बी स्फेरिकल। अरे भाई क्यों स्फेरिकल, स्फेरिकल थोड़ी होती है काउ, लेकिन हम मान लेते हैं उसको अप्रोक्सीमेटली। वैसा ही हम मान के चलते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी, एक ऐसी बॉडी जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और किसी भी चीज पे नहीं। ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करते। इसे हम काउ स्फेरिकल काउ फिलोसफी कहते हैं। अगर कभी भी लो टेम्परेचर होता है बॉडी का तो वो एमिट करती है इंफ्रारेड या फिर रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड और रेडियो। अगर ज्यादा टेम्परेचर होता है तो विजिबल लाइट एमिट करती है कोई भी बॉडी। किसी की बॉडी में से विजिबल लाइट निकल रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है भाई साहब, जैसे हमारी बॉडी में से निकल रही है इंफ्रारेड रेज, विजिबल निकलती मतलब बर्न हो रहा है सामने वाला इंसान, तो विजिबल लाइट यूवी या फिर एक्स रेज। अगर बहुत ज्यादा ही टेम्परेचर हो किसी बॉडी का, इसका मतलब हमारे पास एक फिजिक्स प्रॉब्लम आ गई। वो फिजिक्स प्रॉब्लम ये थी, और वो बहुत समय तक चलने वाली है ये प्रॉब्लम। लोग इसको सॉल्व, अब जितने भी फिजिसिस्ट थे उनके सामने एक प्रॉब्लम आई कि हाउ मच रेडिएशन गिवन ऑफ एट ईच वेवलेंथ। बाय द वे याद रखना, ब्लैक बॉडी वो बॉडी है जो सिर्फ 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 टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। उसमें से जो रेडिएशंस निकलती हैं, रेडिएशन जो इसमें से निकल रही है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, ये हम एज्यूम करके बैठे हुए थे। तो फिजिक्स की प्रॉब्लम ये आ गई सामने, हाउ मच रेडिएशन गिवन ऑफ एट ईच वेवलेंथ, हर वेवलेंथ पे कितनी रेडिएशन। तो दो तरह के साइंटिस्ट थे, एक थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसको सॉल्व करना चाहा, और एक थे जिन्होंने थ्योरेटिकली इसको डिस्क्राइब करना चाहा। एक्सपेरिमेंटल वालों ने दे दिया ग्राफ, ये लो ये रहा, ऐसा ऐसा कुछ उन्होंने ग्राफ दे दिया। अगर इसको थोड़ा परफेक्टली बनाना चाहे तो ऐसा, अरे रफली कुछ ऐसा सा ग्राफ आ गया। तो इसके बाद काफी सारे थ्योरेटिकल रिजल्ट, थ्योरेटिकल साइंटिस्ट आए, ये थी वेवलेंथ, और यहां पे हमारे पास था ब्राइटनेस। काफी सारे लोग आए, उन्होंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की। जैसे एक था वीन, अब मैं देखो इंटेंशनली नहीं लेके आता हूँ वीना का नाम बीच में, वैसा सही लग रहा नहीं वीन वीना, बट ठीक है। इन्होंने बताया लैम्डा शॉर्टर वेवलेंथ के लिए, इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग लैम्डा जो शॉर्टर, इन्होंने जो थ्योरी दी उसके अकॉर्डिंग शॉर्टर वेवलेंथ के लिए तो इनका फॉर्मूला सही था, लेकिन लॉन्गर पे बिगड़ जाता था। फिर आए एक दूसरे इंसान जिनका नाम था लॉर्ड रेले, कुछ ऐसा,
इनका लॉन्गर वेवलेंथ पे तो काम कर जाता था, शॉर्टर पे काम ही नहीं करता था, इनका शॉर्टर पे काम कर जाता था। और साथ ही साथ ये जो रेले का फॉर्मूला था, ये शॉर्टर वेवलेंथ पे बताता था कि भाई इन्फानाइट रेडिएशंस निकलती है किसी बॉडी से, विच इज इनकरेक्ट। इन्फानाइट कैसे निकल सकती है? इन्होंने कहा कि इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर वेवलेंथ छोटी होगी ना, तो उसमें से इन्फानाइट रेडिएशंस निकलती जाएंगे, निकलती जाएंगे, निकलती जाएंगे। इसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट यूवी कैटास्ट्रोफी। कैटास्ट्रोफी का मतलब होता है मिसमैच बिटवीन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एंड थ्योरेटिकल रिजल्ट। ये प्रॉब्लम आ गई सामने, इस पे थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की भी कोशिश की। एक थे जीन्स, इन्होंने इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की बट स्टिल फेल्ड, नहीं हो पाया वो काम। इसके बाद एंट्री होती है एक इंसान की जिसके बारे में मैं इतनी देर से बात कर रहा हूं, विच इज हु इज मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने बताने की कोशिश, मैक्स प्लैंक ने एज्यूम किया कि भाई ये जो अभी तक हम सोच रहे हैं ना, अभी तक हम पुरानी थ्योरी सोच रहे हैं कि जो रेडिएशंस होती हैं ये वो वेव की तरह बिहेव करती हैं, वो कॉन्टिन्यूअस होती हैं, वो चलती जाती है, चलती जाती, चलती जाती है। इन्होंने एज्यूम किया कि एक बार करके देखते हैं। ये भाई साहब रैशनल इंसान थे, ये बिलीव नहीं करते थे इवन एटम्स भी एग्जिस्ट करते हैं, नहीं बिलीव करते थे। लेकिन इन्होंने सोचा कि ये जो एटम्स है ना, एक बार करके देखते हैं। ये जो एटम्स है ना, ये जो जिगल कर रहे हैं, ये डिस्क्रीट फॉर्म में कर रहे हैं। मतलब जो एनर्जी निकलेगी ना, वो छोटे पैकेट्स में निकलेगी। हालांकि खुद की थ्योरी पे भरोसा नहीं था इन्हें, बट फिर भी इन्होंने मान के चले कि अगर निकलने वाली रेडिएशन डिस्क्रीट हो तो। मैं फिर से बता देता हूं, इन्होंने बिल्कुल नहीं बताया कि लाइट छोटे छोटे पैकेट्स में एग्जिस्ट करती, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने जस्ट माना कि जो जिगलिंग ऑफ एटम है ना, क्योंकि उनके पास फाइनाइट एनर्जी ही तो होगी जिगल जिगल करने के लिए, तो वो डिस्क्रीट अमाउंट में एनर्जी फेंकती है। इन्होंने ऐसा ज्यूम किया और कुछ जुगाड़ से, वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जुगाड़, जुगाड़ करके इन्होंने अपनी एक इन्होंने डिस्क्राइब किया जिसका नाम था मैक्स प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे पास उसका फॉर्मूला भी है तो मैं जरूर लिखना चाहूंगा। ब्राइटनेस देख रहे हैं लैम्डा पे, तो फॉर्मूला था 2hc² डिवाइड बाय लैम्डा की पावर 5 1 बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ hc लैम्डा kBT -1। ये चीज भाई साहब ये बहुत ही ज्यादा, ये जो फॉर्मूला है ना हमारे पास मैक्स प्लैंक का, इसमें ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट, ये सिंबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। हर चीज में, श्रोडिंगर इक्वेशन में भी ये मैक्स प्लैंक, ये जो प्लैंक कांस्टेंट है हमें दिखाई देने वाला है, ये स्पीड ऑफ लाइट है। बट जो भी है, ये हमारे पास फॉर्मूला था मैक्स प्लैंक का, और इनके फॉर्मूला से अच्छी तरह इन्होंने जुगाड़ से निकाला था, अप्रोक्सीमेशन वगैरह लगा लगा के। वो तो एक इंडियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एसन बोस। उन्होंने इसको करेक्ट किया, उन्होंने एक्चुअल डिराइव किया फॉर्मूला, जिसका यू जिस जिसका एक जिसका जो पेपर था उन्होंने भेजा आइंस्टाइन को, फिर आइंस्टाइन ने पब्लिश कराया, फिर उससे निकला आइंस्टाइन बोज आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्राइब करने के लिए इन सब चीजों को। बोर्स, जिसका एक और कंक्लूजन निकला, आइंस्टाइन ने अज्यूम किया बोज की थ्योरी को, जिसका कंक्लूजन निकला बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। एक ऐसी स्टेट एग्जिस्ट करती है, इतनी ठंडी स्टेट एग्जिस्ट करती है नियर 0 केल्विन, जहां पे अलग अलग एटम्स अलग अलग रहते ही नहीं, एक तरह से ही बिहेव करते हैं। जिस जिस स्टेट को, जहां पे अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी ही खो दे एटम, उसे बोलते हैं बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। जब प्रूव किया एक्सपेरिमेंटली तो उस पर भी नोबेल प्राइज मिला था इस चीज को, ठीक है। बट फिलहाल के लिए इस पर अगर हम वापस आना चाहें तो मैक्स प्लैंक ने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया ये सारी चीजों को, और बताया कि डिस्क्रीट अमाउंट में जो है वो एनर्जी निकलती है। सारी चीजें बढ़िया जा रही थी, सब कुछ अच्छा हो रहा था। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया एनर्जी का, विच इज एच म्यू, या फिर अगर हम इससे भी बेटर चीज यूज कर सकते हैं, 2 पाई से मल्टीप्लाइड 2 पाई से डिवाइड, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एच क्रॉस ओमेगा। और यही हमारे पास पहली आज की अचीवमेंट हो चुकी है, ये पहली अचीवमेंट अपनी, ये फॉर्मूला यूज करने वाले। श्रोडिंगर को इसकी जरूरत पड़ने वाली है। श्रोडिंगर जब अपनी वेव इक्वेशन को बनाने वाले हैं तो उसमें ये फॉर्मूला पहला यूज होने वाला है। फिलहाल के लिए आगे बढ़ना चाहेंगे तो ये था हमारे पास जिगलिंग ऑफ एटम था या क्या था, नो आइडिया। उन्होंने बस ऐसा सोचा कि जो रेडिएशन निकल रही है वो पैकेट्स की फॉर्म में, वो डिस्क्रीट अमाउंट में निकल रही है, बस इतना ही और कुछ भी नहीं। इसके बाद बारी आती है आइंस्टाइन की। 1905 में उन्होंने यही थ्योरी को यूज किया प्लैंक की, और बताया कि ऐसा अगर जो
जो रेडिएशन है वो निकल रही है डिस्क्रीट अमाउंट में, तो शायद ऐसा हो सकता है कि जो लाइट है वो भी डिस्क्रीट अमाउंट में, वो पैकेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हो। फिर उन्होंने बताया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कि लाइट क्वांटा क्वांटम फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। आज तक हम सोचते थे कि मैं अगर लाइट की ब्राइटनेस को बढ़ा दूंगा तो इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है किसी सरफेस पे, मैं यहाँ पे फेंकूंगा, ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा, तो ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमारी क्लासिकल थ्योरीज के अकॉर्डिंग, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। आइंस्टाइन ने प्रूव करके दिखा दिया कि भाई नहीं नहीं नहीं, ब्राइटनेस नहीं, ना 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 ना, ब्राइटनेस नहीं, इंटेंसिटी नहीं, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ फोटोन, कि जितने नंबर ऑफ फोटोन भेजोगे, नंबर ऑफ फोटोन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। ये इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई। तो ये था हमारे पास। इसका मतलब है साधारण भाषा में क्वांटा ऑफ एनर्जी या पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ लाइट के जो पैकेट होते हैं उसके बारे में आइंस्टाइन ने बताया, इन्हीं की थ्योरी को यूज करके। और साथ ही साथ ब्राउनियन मोशन का यूज करके आइंस्टाइन ने 1905 में ही ब्राउनियन मोशन, 1905 में इन्होंने 4 पेपर पब्लिश किए थे, जिसमें से एक पेपर वही स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एक पेपर था ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हुए, जिसमें से एक पेपर ये भी था ब्राउनियन मोशन को यूज करते हुए उन्होंने बताया कि एटम को एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है, और एटम के साइज के बारे में बता दिया। और कुछ साल बाद ही उसके एक्सपेरिमेंटली एटम को प्रूव भी कर दिया गया कि हाँ एटम जैसी चीज एग्जिस्ट करती है, और गुत्थी सॉल्व हो गई कि भाई एटम्स तो एग्जिस्ट करते हैं। जो सारे लोग थे ना जिसको तुम परेशान कर रहे थे, सबसे ज्यादा परेशान किया है जिस इंसान को, वो थे बोल्ट्जमैन, जो कि बहुत ही ज्यादा डिजर्व करते थे लेकिन उनको मिला नहीं उतना, बहुत ज्यादा डिजर्व करता था वो इंसान। बट फिलहाल के लिए आगे बढ़ना चाहें, एट द मोमेंट जब यहाँ पे लाइट के जो फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन पे पड़ते हैं, एग्जैक्ट उस मोमेंट पे क्या होता है आज तक नहीं पता किसी को। कहीं लिख लेना ये बात, सर्च करके देखना कि जैसे ही फोटोन इस पे इलेक्ट्रॉन पे पड़ता है, एट दैट मोमेंट क्या होता है किसी को नहीं पता। वो मिस्ट्री है आज तक। बट फिलहाल अगर हम उल्टा चलना चाहें, क्या पार्टिकल बिहेव कर सकते हैं? अभी तक हम बात कर रहे हैं वेव एज पार्टिकल्स। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो हमने बात की है, जितनी भी वेव्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, चाहे वो रिपल्स हो, वो रिपल्स आज हमें पता लग गया कि वो रिपल्स वेव नहीं, वो पार्टिकल नेचर है, पैकेट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आइंस्टाइन ने बताया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है या पार्टिकल होते हैं? इट हैज ड्यूअल नेचर, अभी पता लगेगा, अभी देखते जाओ। ये हमारे पास वेव एज पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा है, अब हम पार्टिकल्स एज वेव के बारे में पढ़ने वाले हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे अब एंट्री होती है नील्स बोहर की। नील्स बोहर ने बताया, सुनने की कहानी, नील्स बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस, और मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल बनाने की मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात की थी, उसके अकॉर्डिंग यहां पे पड़ा हुआ है अगर सेंटर में न्यूक्लियस, और इसके अराउंड घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कर रहा है एक्सेलरेट, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना हर पॉइंट पे, है ना, इस डायरेक्शन में। अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो वो एनर्जी लूज करना चाहिए, और एनर्जी लूज करते 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 यहां गिर जाएगा। तो जब नील्स बोहर ने कैलकुलेट करके देखा तो 10 की पावर -11 में एटम कोलैप्स कर देना चाहिए था, तो यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। 10 की पावर -11 में सब तबाह हो जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। और यहीं पे बोहर आए, नील्स बोहर, जिन्होंने बताया कि एक्चुअल में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। जो सबसे पास वाला ऑर्बिट होता है उसका नाम होता है ग्राउंड स्टेट, फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अप टू सोन। और यहाँ पे ना जो प्लैंक्स कांस्टेंट था वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ऐसे जैसे आउट ऑफ थिन एयर हवा में से उन्होंने एक फॉर्मूला निकाल लिया जो कि था L = NH। बड़ी अजीब सी बात थी भाई। इन्होंने बताया कि सडनली पता नहीं क्यों एंगुलर मोमेंटम जैसी चीज क्वांटाइज्ड होती है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो एंगुलर मोमेंटम 1h H क्रॉस होगा, या 2H क्रॉस होगा, या 3H क्रॉस होगा, आउट ऑफ थिन एयर, जैसे उन्होंने हवा में से ही निकाल लिया फॉर्मूला जादू की तरह। बट
अगर हम एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला देखें, mvr sin थीटा होता है, ये रही रेडियस, ये रही वेलोसिटी, दोनों में 90 डिग्री एंगल है, sin 91 होता है, तो mvr बचेगा विच इज nh/2 पाई। अभी याद करो, बताया था h क्रॉस होता है h/2 पाई। बट ये आ गया हमारे पास, कैसे आया भाई, कैसे सोच लिया उस इंसान ने, बट जो भी है ये उन्होंने बताने की कोशिश की और बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ऐसा नहीं होता कि धीरे धीरे एनर्जी लूज करता रहेगा, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में एनर्जी लूज करता रहेगा, ऐसा नहीं होता। मैक्सवेल की जो थ्योरी थी उसको यूज, मैक्सवेल नहीं गलत था, नहीं मैक्सवेल नहीं गलत था, एक्चुअल में मैक्सवेल ने भी तो यही बताया था ना, रिपल्स की फॉर्म में, बस अब बोहर ने ये यूज कर लिया आइंस्टाइन की थ्योरी को, कहां गया ये रहा, आइंस्टाइन की थ्योरी को यूज कर लिया। रदरफोर्ड ने मैक्सवेल मतलब ओल्ड जो थ्योरी थी उसको यूज कर लिया कि कॉन्टिन्यूअस फेम फ्लो में एग्जिस्ट करती है एनर्जी, बोहर ने यूज किया क्वांटाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब अगर सेंटर में न्यूक्लियस है और यहां एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, उसको जंप करना है यहाँ पे, तो उसको एक पैकेट ऑफ एनर्जी, फोटोन रिलीज करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर इसकी एनर्जी है E2, यहाँ पे एनर्जी है E1, तो इसके बीच का जो गैप होगा, एनर्जी गैप, उतने गैप की एनर्जी वो एमिट कर देगा और वो नीचे वाली शेल पे आ जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा, वो स्टेबिलिटी की तरफ भागेगा, ग्राउंड स्टेट में गिर जाएगा। ये बोहर ने बताया, एंड दैट वाज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट उस समय की। सारे के सारे जगह पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ स्पेशल प्लेसेस पे ही हो सकता है, जिसे बोहर ने बताया स्टेशनरी ऑर्बिट्स, वहीं पे ही मिल सकता है बोहर के अकॉर्डिंग, कि अगर उसको जंप करना है तो फोटोन रिलीज करना पड़ेगा, कुछ ऐसी बातें। उसके बाद आते हैं डी ब्रोगली। डी ब्रोगली अब देख रहे थे भाई आराम से इस कहानी को, और अपनी उन्होंने थीसिस में बताया कि तुम बोल रहे हो जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं वो एक YDSC एक्सपेरिमेंट होता, 50 ही वीडियो बना चुका हूं उस पर। मैं सोच रहा था इस वीडियो की स्टार्टिंग भी वहीं से करूं, बट मैंने थोड़ा अपने आप को रोक लिया कि भाई राजन रुक जा, बहुत हो गया YDSC पे। बट YDSC के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग प्रूव हो गया कि जो पार्टिकल है वो वेव की तरह भी बिहेव करता है, लाइट के पार्टिकल्स, और मतलब फोटोन जो है वो वेव की तरह भी बिहेव करते हैं और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं। जो लाइट होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, तो लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। तो डी ब्रोगली ने सोचा क्यों ना मैटर वेव्स भी एग्जिस्ट करें। भाई दूसरी अचीवमेंट पे पहुंचने वाले हैं हम, मैटर वेव्स भी शायद कोई चीज होती हो। मैटर वेव्स का मतलब होता है, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, लैम्डा इक्वल टू h/p। ध्यान से एक बात देखना, पहली हमारी अचीवमेंट थी वो मैक्स प्लैंक वाली, एच न्यू, ये वाला फॉर्मूला। दूसरी हमारी अचीवमेंट हो गई ये, और दोनों में ही प्लैंक्स कांस्टेंट आ रहा है, यहां भी प्लैंक्स कांस्टेंट आ रहा है। जब मैं श्रोडिंगर की इक्वेशन लिखने वाला हूं कुछ इस तरीके से मैं जब श्रोडिंगर की इक्वेशन लिखने वाला हूं, वहां पे भी प्लैंक्स कांस्टेंट आएगा। तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट हमारा एक फंडामेंटल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू बहुत छोटी है, इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻34 जूल सेकंड, जीरो नहीं है। अच्छी बात है, जीरो नहीं है, तभी क्वांटम वर्ल्ड और हमारा वर्ल्ड सेपरेटेड है, अलग अलग तरह से रूल्स बिहेव करते हैं। बट ठीक है, फिलहाल के लिए वापस आना, अगर इसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती ना तो हमारे ये लेवल पे क्वांटम इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं हमें। मैं भागते भागते इस दीवार के आर पार जा सकता था, हाँ कुछ मिलियन में से एक चांस होता, दीवार पे टक्कर मारी और मैं उधर चला गया। मैं एक जगह से डिसअपियर होकर दूसरी जगह प्रकट हो सकता था, मैं कई सारी पोजीशंस पे हो सकता था एट द वेरी सेम टाइम, जब तक मुझे कोई देख ना ले। ऐसी ऐसी पावर्स हमें मिल सकती थी, कमाल की बात हो जाती। डी ब्रोगली पे वापस आए तो इन्होंने मैटर वेव्स के बारे में बताना शुरू किया, और किसी भी मैटर की वेव, मतलब इलेक्ट्रॉन की भी वेव होती है, हर इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड होती है एक वेव। और इन्होंने ये जो बोहर ने सडनली आउट ऑफ थिन एयर एक फॉर्मूला निकाला था उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। सेंटर पे न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूम सकता है जिसमें जिसमें ये वेव्स, जिसमें कुछ इस तरीके से वेव फिट आ सके। ये जो वेवलेंथ है ना, या तो इसका एक मल्टीपल या दो मल्टीपल या तीन मल्टीपल, ऐसे इसके मल्टीपल्स अगर एग्जिस्ट करें, मतलब इस के अंदर ये जो सर्कल्स हमारा स्टेशनरी ऑर्बिट है, 2πr इसकी सर्कमफेरेंस है, इसके अंदर n लैम्डा फिट आने चाहिए, वही ऑर्बिट पॉसिबल है, वरना वो पॉसिबल ही नहीं होगा ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का। तो 2πr इक्वल टू n लैम्डा। अगर मैं यहां से थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करूं, लैम्डा को इधर भेज दूं, ये बन जाएगा r इज इक्वल टू n, लैम्डा की जगह लिख सकते हैं h/p यहां से, है ना। और 2 पाई को भी मैं नीचे भेज देता हूं, p को इधर भेज देते हैं, p इज mv, ऐसा आ गया mvr, और ये बन गया n, h/2 पाई को h क्रॉस, ये था l, ये आ गया
भाई साहब कितनी कूल, कितनी कमाल की बात है ना। एंगुलर मोमेंटम जो बोहर ने कुछ कुछ करके निकाला था अपने दिमाग से, यहां पे वो कैसे प्रूव हो गया, ये डी ब्रोगली वेव को मानते ही। तो हमने हमने यह समझा कि जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे उनके साथ वेव भी एसोसिएटेड होती है। बस ये थी भाई बैकग्राउंड स्टोरी पूरी की पूरी। हमारे पास दो चीजें निकल चुकी, तीन चीजें निकल चुकी हैं। सबसे पहले आइंस्टाइन्स लाइट क्वांटा, दूसरा बोहर्स डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, डी ब्रोगली की मैटर वेव्स। और ये दो फॉर्मूलाज जो हमारे पास बन रहे हैं, इसी को यूज करके अब यहां पर चैलेंज आ गया। श्रोडिंगर ने एक चैलेंज ले लिया, विच वॉज कि भाई ये जो वेव है इलेक्ट्रॉन के साथ, इसकी कुछ इक्वेशन भी तो होनी चाहिए। मैक्सवेल ने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, तो उस वेव की इक्वेशन भी बताई थी। आइंस्टाइन ने बताया था कि हमारे यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल वेव होती है, तो उस वेव की इक्वेशन भी बताई थी। ऐसे फ्लूइड डायनेमिक्स में चले जाओ तो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां भी तो कुछ वेव की इक्वेशन होनी चाहिए ना, कोई 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 ऐसी इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन जो इलेक्ट्रॉन की वेव को बता सके। स्टार्टिंग में श्रोडिंगर हैड नो आइडिया एट ऑल कि क्या वो वेव इक्वेशन होने वाली है। आज बताने वाला हूं कि क्या वो वेव इक्वेशन होगी। पहले से हमें पता था कि अगर कभी भी कोई ऐसा मीडियम है जहां के पार्टिकल्स इंटरकनेक्टेड हो, ध्यान से समझना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। अगर कभी भी कोई ऐसा मीडियम एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं एंड दे आर इंटरकनेक्टेड। अब मेरे पास ये जो मेरी राइटिंग वाला काम है ना, ये थोड़ा सा मैं पीछे रखना चाहूंगा। अब मैं अपने दूसरे पेपर लाना चाहूंगा। देखो बहुत मजेदार चीज है। अब मैं बात करना चाहूंगा ओरिजिन एंड फिलोसफी ऑफ ट्रैवलिंग वेव्स। अब थोड़ा सा इससे हट जाते हैं क्वांटम मैकेनिक्स से, अब आते हैं हम ट्रैवलिंग वेव की तरफ। मैं चौक भी चेंज करना चाहूंगा क्योंकि ये मजेदार बात है, ये स्किप होता है हर जगह से। इसका नाम है ओरिजिन एंड फिलोसफी। भाई ये बड़ी मजेदार चीज है, बहुत ही ज्यादा मजेदार चीज है। सबसे पहले हुआ क्या, जब भी हम बात करें कि अगर दो पार्टिकल्स हैं, तीन पार्टिकल्स हैं, लेट अस से दे आर कनेक्टेड बाय सम काइंड ऑफ बॉन्ड, लेट अस से कोवलेंट बॉन्ड, एटम्स हैं ये। एक एक फॉर एग्जांपल एक क्रिस्टल है जिसमें एक एटम की बात करूं। अगर मैं उस क्रिस्टल में एक एटम को खींच के छोड़ दूं, ऐसे समझो उन एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा एक स्प्रिंग लगा हुआ, कुछ इस तरीके से। ये चार है, इनके बीच में कुछ तो ऐसे स्प्रिंग सा लगा हो। ऐसे ही जस्ट इमेजिनरी सिचुएशन। जैसे मैं एक एटम को खींचूंगा तो सारे के सारे वाइब्रेट करने स्टार्ट होंगे, मतलब उसके बीच में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो। ये कब होता है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, मैं यहां पे लिखना भी चाहूंगा। ये ट्रैवलिंग वेव कहां बनती है, कब बनती है, ये बनती है अ डिस्टरबेंस इंटरकनेक्टेड मीडियम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पानी में एक पत्थर गिर दूं, वैसा कुछ पानी में भी सारे पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। इंटरकनेक्टेड मीडियम जब भी आ गया, उसके बीच में जब भी डिस्टर्बेंस होगी तो ट्रैवलिंग वेव्स आ जाएंगी। जरूरी नहीं है मैं सिर्फ पानी की ही बात कर रहा हूँ, कोई भी ऐसी फील्ड हो, क्रिस्टल्स के बारे में भी बात कर सकता हूँ। और जब भी हम क्रिस्टल्स की बात करते हैं, मैं इस पार्टिकल को खींचूंगा, छोड़ूंगा, जैसे ही छोड़ूंगा ना तो इसके बीच में वाइब्रेशंस होंगी। उस कलेक्टिव बिहेवियर, जब भी हम किसी सिस्टम के बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात है। एक होते हैं पार्टिकल्स जो आज तक हम बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन। एक होता है क्वाजाई पार्टिकल्स, दीज आर नॉट एक्चुअल पार्टिकल्स। जब भी मैं एक पार्टिकल को खींचूंगा और छोड़ दूंगा ना, तो इसके पार्टिकल्स इंटरकनेक्टेडली वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। जो कलेक्टिव बिहेवियर होगा कुल टोटल मिला के, एक एटम की बात नहीं करूंगा, कुल टोटल जो उनका ऊपर से देखने पे जो मेरे को व्यू दिखेगा, उस कलेक्टिव बिहेवियर को मैं एक एटम, एक पार्टिकल की तरह मान सकता हूं। पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जस्ट मैं पार्टिकल की तरह मान सकता हूं उसको, उसे बोलते हैं क्वाजाई पार्टिकल्स, मतलब कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे क्रिस्टल्स की बात करें तो यहां पे वर्ड यूज होता है फोनोन। अगर हम बात करें जब जब मैंने क्वांटम बायोलॉजी की वीडियो बनाई थी, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जब क्रिएट हो जाता है, इसका कंबाइंड नाम मैंने एक्साइटोन बताया था। अगर हम स्पिन की बात करें, कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ स्पिन देखें, तो वहां पे मैग्नोन, मैग्नेटोन, आई डोंट रिमेंबर द एक्चुअल नेम, करेक्ट कर देना अगर मैंने यहाँ गलत लिखा हो तो। बट ऐसा एक पार्टिकल इमर्ज होता है, क्वाजाई पार्टिकल्स होते हैं, एक्चुअल पार्टिकल नहीं है। ये जो बिहेवियर है पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, बस इतना ही। ये जो बिहेवियर है ना, कलेक्टिव बिहेवियर होता है सिस्टम का, इंटरकनेक्टेड सिस्टम का, ये एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। जितने समय के लिए वो बिहेवियर रहता है वो एक पार्टिकल की तरह होता है, बस
इसीलिए इसको क्वाज़ाई पार्टिकल्स बोला जाता है। अगर मैं पूरी की पूरी कहानी को दो ही वर्ड में एक्सप्लेन करना चाहूं कि हमारे यूनिवर्स में, मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं पहले। जैसे साउंड की बात करूं, साउंड का मतलब क्या होता है, हमारे आसपास जो मीडियम है उसके बीच में डिस्टर्बेंस हो, मतलब डिस्टर्बेंस और वाइब्रेशन इन प्रेशर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स साउंड वेव्स कहलाती हैं। इसके बाद वेव ऑन स्ट्रिंग की बात करें, मैं एक जनरल इक्वेशन बताने वाला हूं ट्रैवलिंग वेव के बारे में, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। यहीं से हमें लोकेलिटी के बारे में, कॉजालिटी के बारे में पता लगता है कि इंस्टेंटली इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह नहीं ट्रांसफर की जा सकती। कुछ ना कुछ एक पार्टिकल आगे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, फिर आगे ट्रांसफर करता है, फिर आगे ट्रांसफर करता है। ए से लेके जेड पॉइंट तक जाने के लिए बीच में ABCDEFGH बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। इंफॉर्मेशन कितने स्पीड से मैक्सिमम ट्रैवल हो सकती है? स्पीड ऑफ लाइट से, 3 into 10 की पावर 8 से, इससे ज्यादा तेज नहीं। यही मेन बात थी। ये जो वेव है कि क्या क्या वेव कर रहा है, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होगी, डिस्टर्बेंस इन दीज इंटरकनेक्टेड मीडियम। जैसे मैंने दो एग्जांपल बताए हैं, तीसरा एग्जांपल हमारे पास हो सकता है जो सिस्मिक वेव्स होते हैं। कुछ ना कुछ अर्थ की क्रस्ट में डिस्टरबेंस होती है, अर्थक्वेक वेव्स के बारे में सुना होगा ना, वही यही है हमारे पास। मतलब दो फंडामेंटल हमारे पास चीजें होती हैं। सबसे पहला एक रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स मतलब ऐसा कोई भी एक सिस्टम जिसके पास भैया ताकत हो कि वो अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में रह सके, पहली कंडीशन है। ये चीज हमारे पास होनी चाहिए। अ टेंडेंसी फॉर अ सिस्टम टू रिटर्न इट्स लोएस्ट एनर्जी स्टेट और इक्विलिब्रियम, दिस इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, मतलब एक सिस्टम की ताकत होती है, एक सिस्टम की एक पावर कि वो अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रह सके। मैं एक वाटर में, पानी में से पत्थर फेंकूंगा, वो आसपास डिस्टरबेंस ही इसलिए प्रोड्यूस करेंगे, आसपास वाले पार्टिकल को ऊपर की तरफ इसलिए डिस्टर्ब कर देंगे, भेज देंगे ताकि हम स्टेबल रह सकें। फिर वो आगे वाले पार्टिकल को आगे एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे, फिर वो आगे वो कर सकेंगे, करते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे जब तक वो एनर्जी खत्म ना हो जाए, डिसिपेट ना हो जाए। जैसे एनर्जी खत्म हुई फिर से फ्लैट हो जाएगा। आइंस्टाइन ने भी तो ऐसा ही कुछ बताया कि अगर मान लो ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, क्या नेचुरल स्टेट है इस ग्रेविटेशनल फील्ड की? फ्लैट रहना चाहती है ग्रेविटेशनल, हमारे यूनिवर्स की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम जैसे हम बोलते हैं, वो फ्लैट रहना चाहता है। इसीलिए जब दो ब्लैक होल्स आपस में एक दूसरे का राउंड स्पाइरल करते करते एक दूसरे के साथ जब दोनों टकरा जाते हैं तो ग्रेविटेशनल वेव्स निकलती हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स इसलिए आगे की तरफ जाती हैं ताकि भाई साहब वहां पे स्पेस फ्लैट हो सके, वो अपनी फ्लैट मतलब वो अपने लोअर स्टेट में आ सके। इतना है। वो क्या मीडियम है, यहां पे कौन सा मीडियम है? यहां पे तो आपने भैया बता दिया कि तीन तरह के मीडियम है। यहाँ पे अर्थ के क्रस्ट में कुछ ना कुछ हो रहा है, यहाँ पे रस्सी होगी जिसमें ट्रैवल कर रहे होंगे पार्टिकल, यहाँ पे साउंड में एयर मॉलिक्यूल्स हैं जिसके अंदर प्रेशर वगैरह की बातें कर रहे हैं हम। यहाँ क्या है, मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट यहां पे बोलते हैं कि ग्रेविटोन जैसी चीज होती है। मतलब पूरे यूनिवर्स में एक फील्ड फैली हुई है, उस फील्ड में जो रिपल्स होंगी वो रिपल्स हैं ग्रेविटॉन्स। कोई एक्सपेरिमेंटल इसका प्रूफ नहीं है, बट क्योंकि हम क्वांटम मैकेनिक्स वाले हैं तो हम क्वांटम मैकेनिक्स वाले हमेशा बिलीव करते हैं कि एक पार्टिकल एग्जिस्ट करता है इंटरेक्शन के लिए। इंटरेक्शन करनी है ना तो कुछ रिपल्स होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन पे फोर्स लगाना ना, उसको धक्का देना है, उसको धक्का देने के लिए एक रिपल प्रोड्यूस करनी होगी। रिपल का मतलब फोटोन के जरिए वो रिपेल या अट्रैक्ट कर सकते हैं, इनके बीच में वो फोटोन होगा पार्टिकल। यहां पे वो पार्टिकल होने वाला है ग्रेविटोन। ऐसे ही जब हम स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की बात करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन एक साथ बैठे होते हैं, वहां पे ग्लूऑन पार्टिकल्स होते हैं। जो क्वार्क्स बंधी होती हैं आपस में, क्वार्क्स पे तो चलो अभी हम नहीं जाने वाले, बट फिलहाल के लिए वापस आना चाहें, पहली चीज कि कोई भी सिस्टम है वो रीस्टोरिंग फोर्स लगा सके, वो अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में रह सके। दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और हमारे यूनिवर्स का भी एक लॉ। हमारे यूनिवर्स में चाहती है सारी चीजें कि वो अपनी स्टेबिलिटी में जा सके। वो अरे मैंने बताया ना अभी अभी एक लेक्चर, यूनिवर्स इज लेजी। भाई साहब वहां से भी मैं डिराइव कर सकता था इसे, अभी जस्ट जस्ट ये वीडियो बनाते बनाते बता रहा हूं। मैंने बिल्कुल प्लान नहीं किया था ये चीज का, लेकिन अब मेरे को ऐसा दिमाग में क्लिक हो रही है चीजें, ऐसे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं कि यार वहां से भी मैं इसको बता सकता था, बट ठीक, यहां से स्टार्ट कर दिया अब हमने। ये जो रीस्टोरिंग नेचर है इसका मतलब है स्टेबिलिटी की तरफ चीजें जाना चाहती है। जितनी भी फील्ड्स है ना वो नहीं चाहती, ये जो मैक्सवेल की फील्ड है ना ये भी फ्लैट रहना चाहती है, ये नहीं चाहती कि पार्टिकल्स उसमें मूव करें। बस इतना ही फिलहाल के लिए। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, दूसरी चीज होती है इनर्शिया।
Inertia is also very important. A resistance to change in motion, mass and energy have inertia. मतलब एक रेजिस्टेंस होता है कि वो चेंज नहीं करना चाहते, जैसे न्यूटन्स मैकेनिक्स में तुमने सुना ही होगा कि अगर कोई पार्टिकल है वो एक जगह पड़ा है तो वो एक जगह ही पड़ा रहना चाहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए, बस इतना ही। जब तक कोई एक्सटर्नल उस पर फोर्स नहीं लगेगा, कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा, वो वहीं पड़ा रहेगा अपनी अपनी स्टेट में। चल रहा है तो चलता रहेगा, अगर मोशन रुका हुआ है तो रुका रहेगा, बस ऐसा। तो इनर्शिया इज अ रेजिस्टेंस टू चेंज। अब यहां पर सिर्फ, आज तक हम सोचते थे मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्शिया, नहीं नहीं नहीं। आइंस्टाइन की इक्वेशन याद करो, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो मास एंड एनर्जी हैव इनर्शिया, मतलब फील्ड के अंदर भी इनर्शिया होता है। जो हम फिजिकल फील्ड्स की बात करें ना, उनके पास भी इनर्शिया है। वो नहीं चाहेंगे कि उनके अंदर चेंज आए, वो नहीं चाहेंगे कि पार्टिकल मूव करे, लेकिन अगर फिर भी पार्टिकल मूव करना चाह रहा है तो रिपल्स प्रोड्यूस होंगी। अब सोच के देखो ना इस बात को, हमें पहुंचना है वो हमें सॉल्व करनी है वो मिस्ट्री जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड जो वेव होती है उसकी इक्वेशन ढूंढनी है, और हम उसी रास्ते पे ही चल रहे हैं। हमें पता लगा कि यूनिवर्स में जो भी वेव होगी, जो भी ट्रैवलिंग वेव होगी, जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चल रही है, वो वेव के पास दो चीजें होने वाली हैं। एक रीस्टोरिंग फोर्स, अपनी स्टेबल स्टेट में आना, लोअर एनर्जी स्टेट में आना, और दूसरा इनर्शिया, वो चेंज को रेजिस्ट करेंगी। इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे ही रहेंगे, ये चाहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नहीं रहते तो भाई रिपल प्रोड्यूस होगा, है ना। वो रेजिस्ट करेंगे, वो तो आगे भेज देंगे भाई एनर्जी को, ले भाई तू ले ले। और रिपल्स को ही हम पार्टिकल्स बोलते हैं। फंडामेंटली अगर तुम एक मिनट के लिए बैठ के सोचो तो कितनी गहरी बात है ये सोचना। हमने वेव की तो बात कर ली है, लेकिन हर वेव के साथ एक इक्वेशन भी तो एसोसिएटेड होगी, इसके साथ भी है। दो पॉइंट्स हमारे सामने आए हैं, एक तो रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना, और दूसरा हमारे पास वर्ड हमें सुनने को मिला है विच इज इनर्शिया। हम एक पूरे मीडियम की बात कर रहे हैं दिस टाइम। इसका मतलब है हम न्यूटन्स लॉ को ही अगर एक्सटेंड कर दें, वेव के लिए, फील्ड के लिए अप्लाई करना शुरू कर दें, तो हमारे पास वो इक्वेशन आ जाएगी। इतना ही, मतलब फंडामेंटल लेवल पे अगर तुम देखो तो जो F इक्वल टू एम में है वो इतना ज्यादा पावरफुल है, इतना ज्यादा पावरफुल है कि भाई साहब उसी से ही हम ये वेव की इक्वेशन फिर श्रोडिंगर इक्वेशन तक पहुंचने वाले हैं। सो अगर हम F इक्वल टू एम ए की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स जैसी चीज आती है, यहाँ पे एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि जो एक्सेलरेशन होती है यहां पे डेल्टा, डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर का मतलब है जो वाई होता है ये पक्का दो चीजों पे डिपेंड करता होगा। एक कि हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, फील्ड में, पूरी फील्ड की बात हो रही है इस बात। अगर मैं ये बात करूंगा ये एक्सेलरेशन, तो ये एक्सेलरेशन किसकी होगी? एक्सेलरेशन ऑफ मीडियम की बात होगी। एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट ऑफ दैट मीडियम, एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ मीडियम, ऑन द मीडियम। या फिर हाउ फास्ट द मोशन इज चेंजिंग, ऐसा भी बोल सकते हैं, द मोशन इज चेंजिंग। पूरी फील्ड की एक्सेलरेशन नहीं, एक पॉइंट पे क्या एक्सेलरेशन, वो जो फील्ड है कि मैंने चादर ली उसको ऐसे कर दिया, उस चादर के एक पॉइंट पे अगर मैं देखना चाहूं तो क्या कितनी तेज वो मोशन चेंज हो रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हमने ऑब्जर्व किया कि ये एक्सेलरेशन, एक पॉइंट की जो 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 उसका मोशन है वो चेंज हो रहा है, ये डिपेंड करता है कर्वेचर, कितना बेंड है वो मीडियम एट दैट पॉइंट। कितनी खतरनाक बात है भाई साहब, ध्यान से समझो। एक्सेलरेशन, ये जो हमने एक्सेलरेशन निकाले, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब होता है बेंडिंगनेस ऑफ दैट मीडियम, कि मीडियम जो है वो कितना बेंड हो रखा है, जितना ज्यादा बेंड हो रखा है उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन आ जाएगी, खत्म, इतना ही था, इतना ही है बस। ये हमारे पास एक्सेलरेशन, ये हमारे पास कर्वेचर। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो कुछ ऐसे लिखते हैं। एक्सेलरेशन मतलब डबल डेरिवेटिव होता है, एक बार डेरिवेटिव करोगे तो वेलोसिटी मिलती है, दो बार डेरिवेटिव करोगे पोजीशन की तो एक्सेलरेशन। ये जो मैंने पार्शियल लगा रखा है इसका मतलब y जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, इसलिए ऐसा सिंबल यूज होता है। एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कर्वेचर। कर्वेचर को ऐसे लिखते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी जगह पे कितना बेंड हो रखा वो मीडियम, उस पर डिपेंड करता है। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊं तो इसको देखा जा सकता है v स्क्वायर आएगा, वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल, वेलोसिटी का स्क्वायर। पार्टिकल जो भी वो पॉइंट पर देखना चाह रहे हैं, वो फील्ड में जो बेंडिंगनेस आ रहा है,
उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, अगर मैं उसे छोड़ दूं, वही है उस रिपल की वेलोसिटी। अगर मैं लाइट के लिए इक्वेशन लिखना चाहता तो यहाँ v की जगह c स्क्वायर आ जाता। आई होप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वो जो रिपल प्रोड्यूस होना चाहिए, फिर से बताने की कोशिश करता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, और यही ऑलमोस्ट श्रोडिंगर इक्वेशन का रास्ता। अगर कभी भी हम देखें कि एक वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करना चाह रही है, ये नहीं भाई इक्वेशन खत्म, आज के बाद हमने इक्वेशन ढूंढ ली एक, हमें राज पता चल गया एकदम डीप, हमने न्यूटन लॉ का ही यूज किया है और यहां तक पहुंचे हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव, जनरल वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन कि जब भी हम देखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ अ मीडियम एट ऑफ अ पॉइंट ऑन दैट मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये कर्वेचर, कितना बेंड है वो उस समय पे। जितने था, बस यही था। अगर मैं इसका थोड़ा लॉजिक और बताना चाहूं, द इक्वेशन स्टेट्स, मेरे ही लिखे हुए हैं, द इक्वेशन स्टेट्स दैट acceleration is directly proportional to how bent is that medium at that point। एक्सेलरेशन और वो बेंडिंगनेस का हमें रिलेशन पता लगा है। शार्प बेंड क्रिएट्स लार्ज रीस्टोरिंग फोर्स। अगर तुम शार्प बेंड होगा, बहुत ज्यादा ऐसे बेंड ले आओगे किसी फील्ड में, तो उतनी ज्यादा रिपल प्रोड्यूस होगी, उतनी ज्यादा रिपल्स प्रोड्यूस होंगी। बस इतना ही, यही था, बस यही। मैंने रीस्टोरिंग फोर्स यहां पे लिखा है क्योंकि रिपल से इसलिए प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि वो रीस्टोर करना चाह रही है, वो अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाना चाह रही है, अपनी लोअर स्टेट पे जाना चाह रही है वो फील्ड। दिस सिंपल रिलेशन इज द कॉज इफेक्ट इज व्हाट गिव राइज टू ट्रैवलिंग पैटर्न। जितनी भी ट्रैवलिंग वेव्स हैं ये रे भाई। इसके सॉल्यूशन अगर हम निकालना चाहें, कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो इसको सेटिस्फाई कर जाएगी? जब हम सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आती हैं नंबर्स, है ना। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ऐसी ऐसी चीजों को सॉल्व करो तो नंबर्स आते हैं। जब हम ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास नंबर नहीं, हमारे पास फंक्शंस आते हैं आंसर में। यहाँ पे नंबर्स आते हैं, यहाँ फंक्शन आते हैं, और यहाँ पे वन ऑफ द फंक्शन जो इसको सेटिस्फाई करेगा, वैसे साइन कॉस दोनों ही फंक्शन सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो एक फंक्शन पॉसिबल है कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, साइन भी मैं यूज कर सकता था, ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव। हम इसकी जगह साइन भी यूज कर सकते थे। रियल है, इंट्यूटिव है, ये बताना क्या चाहता है, ये इसमें दो चीजें हैं इंफॉर्मेशन, एक एक्स और टी, कहां पे पॉइंट की बात कर रहे हो, किस टाइम पे बात कर रहे हो, दो चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये बताता है हमें हाइट ऑफ वेव, ये वाई, ये बताएगा हाइट ऑफ वेव एट पोजीशन एक्स एंड टाइम टी, एंड टाइम टी, कितने टाइम पे क्या पोजीशन है, क्या कितने टाइम पे क्या हाइट है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फील्ड है, इस फील्ड में इस पॉइंट पे मुझे बिहेवियर देखना है, हाइट देखने की कितनी ऊपर है वेव, ये इसकी नेचुरल स्टेबल स्टेट है, और ये मैंने थोड़ा सा कर दिया तो थोड़ी सी वेव ऊपर आ गई है ना, मैं देखना चाहता हूं कितनी ऊपर आई। इस इक्वेशन से पता किया जा सकता है क्योंकि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस वेव इक्वेशन। कमाल की बात थी ना। अब कोई भी ट्रैवलिंग वेव हो तो मैं उसको डिस्क्राइब कर सकता हूं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएटेड है, उससे भी कुछ लेना देना होगा पक्का इसका। बट उस पे जाने से पहले मैं यहीं पे वापस आना चाहूंगा, यार ये बढ़िया है लेकिन ये रियल इक्वेशन है, रियल एंड इंट्यूटिव है। मैं चाहता हूं इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना, कॉम्प्लेक्स में चेंज करने के बड़े सारे यूजफुलनेस होते, बड़े सारे हमारे पास व्हाट वी कॉल फायदे होने वाले हैं। बताता हूं क्यों। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक आइडेंटिटी बताना चाहूँ ई की पावर आयोटा थीटा, अपने ऑलमोस्ट हर लेक्चर में अब तो मैं बताता हूँ, तो वो होती है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऐसी कुछ इक्वेशन होती है। अगर मैं इसी को ही चेंज करना चाहूँ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो कुछ इस तरीके से आ जाएगी, y इज इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर मैं इसको ओपन करना चाहूं तो आएगी ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस आयोटा ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। लेकिन अब तुम कहोगे भैया एक बात बताओ, हमारी ये रियल दुनिया में इमेजिनरी नंबर कहां से आ गए, ये अनरियल नंबर कहां से आ गए? द आंसर इज ये बस साथ घसीट रहे हैं हम इसको, इसका कोई काम नहीं है। सिंप्लीफाई करने के लिए हमारी इक्वेशंस जो है ना बड़ी आसान हो जाती हैं यार। अगर मैं सिंपल साइन कोस लेके चलूंगा और इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, पहले ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो तो मैंने तुम्हें दिखाई नहीं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अभी, मैं उस रिगरस में नहीं लेके गया, मैं उस एब्स्ट्रैक्टनेस में नहीं लेके गया,
बट यहाँ पे अगर मैं सिंपल साइन कोस यूज करता ना भाई, बैंड बज जाती है हमारी। इसीलिए हम यहाँ पे y को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रखेंगे तो हमारा बड़ा फायदा हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के जब डिफरेंशिएशन करते हैं ना तो वो खुद ही आता है, मतलब सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, ये जो एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल के जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वापस एक्सपोनेंशियल ही आ जाता है। तो बड़ा आसान रहता है हमारे को। जब हम फाइनली फिजिकल सिचुएशन या प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात करेंगे, हम ये इमेजिनरी पार्ट को उड़ा देंगे, हमारे काम का ही नहीं, इसको छोड़ देंगे। इसको साथ लेके चलना पड़ेगा क्योंकि हमें ये फॉर्म चाहिए, और इससे सिंप्लीफाई करने में बड़ी आसानी होती है क्योंकि डेरिवेटिव इसका खुद ही होता है। अभी दिखाता हूं और इसका मैजिक। बट इसलिए ये था रीजन कि हम इसको रियल फॉर्म का ना यूज करके हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म को यूज करते हैं। और साथ ही साथ जो रियल नंबर होते हैं ना, जैसे ये इक्वेशन है, ये रियल नंबर की इक्वेशन है, ये एक नंबर है, जो भी इससे आंसर आएगा ना एक नंबर आएगा, वन नंबर। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स इक्वेशन की बात करें, ए ई की पावर आयोटा थीटा, इससे हमें दो इंफॉर्मेशन मिलती है। ये हमें बता देता है एम्पलीट्यूड के बारे में, मतलब एम्पलीट्यूड का मतलब वो जो हाइट की बात कर रहे हैं उसके बारे में बता देगा। ये हमें फेज के बारे में भी बता देगा, डिफरेंट वेव्स को हम कंपेयर भी कर सकते हैं। ये फर्क, फेज का मतलब है पोजीशन इन इट्स साइकिल, पोजीशन इन इट्स साइकिल। तो दो इंफॉर्मेशन होती है जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो दो दो इंफॉर्मेशन इसमें फिक्स कर सकते हैं ना। ये फायदा होता है कि हम इससे हायर नंबर्स भी ढूंढ सकते थे, क्वाट्रिनियंस वगैरह वगैरह। थोड़ी रिसर्च तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं, करना क्या क्वाट्रिनियंस का यूज करके थोड़ा और यूजफुल बना सकते थे। द आंसर इज दिस इज द बेस्ट वी कैन डू, दिस इज द बेस्ट लैंग्वेज इन विच वी कैन स्पीक विद यूनिवर्स। इससे डीपर लैंग्वेज हो सकती है, बस वो डोर नॉक करने की जरूरत है, वो खुद से रिसर्च कर सकते हो थोड़ा सा, है ना। मेरे ख्याल से यहां तक समझ आ रही होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर हम इसलिए लेके आए हैं, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को विजुअलाइज करना चाहोगे तो एक सर्कल में कर सकते हैं। अगर मैं इस ए को थोड़ी देर के लिए 1 मान लूं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जस्ट एक एरो होता है जो कि एंगल बना रहा है के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसका यूज करके भाई साहब अगर मैं ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को विजुअलाइज करूंगा तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है ना। इसीलिए जब हम फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं तो हम इसकी सिर्फ और सिर्फ, अगर ये 1 की जगह अगर ए ही वापस ले आऊं, अगर ये ए है, ये एंगल है के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके देखा जा सकता है, ये होगा ए कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ये होगा ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसका मतलब है हम जो अपने फिजिकल वर्ल्ड में देख रहे हैं वो जस्ट एक शैडो है, जस्ट एक कंपोनेंट है। देखो इस एरो की एक शैडो होती है जो हम अपने फिजिकल वर्ल्ड में देखते हैं। हमारा फिजिकल वर्ल्ड ये है। इसका मतलब कंक्लूजन ये मत निकाल लेना, एक तो मैथमेटिक्स में ना इंटरप्रिटेशन बहुत सारे निकाली जा सकते हैं अजीब अजीब। जैसे यहां पर इंटरप्रिटेशन ये निकल रही है, शायद हमारा यूनिवर्स है जो 4 डायमेंशनल यूनिवर्स है, 3 स्पेशल कोऑर्डिनेट एक टाइम कोऑर्डिनेट, शायद किसी हायर डायमेंशनल यूनिवर्स के अंदर बैठा हुआ है, उसकी एक शैडो है। और कुछ लोग ऐसा बिलीव नहीं करते, कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि देयर आर 20 प्लस डायमेंशन है, 10 प्लस डायमेंशन। कुछ लोग ऐसी भी थ्योरीज देते हैं, होलोग्राफिक यूनिवर्स, हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स एक होलोग्राफ। भाई साहब बहुत सारी थ्योरीज, जैसे यहां पे ही अगर तुम देखना चाहो तो हमारा यूनिवर्स ये रहा एक शैडो, एक्चुअल में हम इसे यूज कर रहे हैं। तो ये तो एक मैथमेटिकल ट्रिक हो गई जो हम यूज कर रहे हैं। बट जब हम और भी फिजिकल थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी वगैरह की तरफ जाते हैं तो ऐसी इंप्लीकेशंस हमें दिखाई देती है जहां पे डायरेक्टली बोला जाता है कि भाई साहब हमारे यूनिवर्स में मोर देन 20 डायमेंशंस हैं। फिर भाई वो सुनते हैं आसपास के आसपास के साइंटिस्ट से, ठीक है। वापस आना चाहेंगे हमारे जो रियल यूनिवर्स, हमारे जो एक्चुअल यूनिवर्स में जो रिपल्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है इस कॉस से। अब समझ आया कि मैंने कॉस क्यों लिया, साइन क्यों नहीं लिया था यहाँ पे, है ना। साइन इमेजिनरी के साथ आ रहा था और मैं एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इस फॉर्म को यूज करना चाहता था, इसलिए वापिस आना चाहेंगे। इसका मतलब है कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अगर हम कभी भी ट्रैवलिंग वेव की बात करें तो ऐसी सी वेव इक्वेशन होती है। ऐसी वेव इक्वेशन के बाद हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है वो कुछ ऐसा सा आता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ट्रैवलिंग वेव को। ये उसकी इक्वेशन है, कैसे बिहेव करने वाली है, पूरी की पूरी फील्ड के बारे में ये बताने वाली है। अब ये हमारे पास एक स्पेसिफिक वेव के बारे में बता रही है, पूरी की पूरी फील्ड के बारे में बता रही है। बट फिलहाल के लिए अगर थोड़ा सा हम कंक्लूड करना चाहें इस चीज को और हम आना चाहें श्रोडिंगर इक्वेशन की तरफ, तो हमें पता लगा 3 चीजें। सबसे पहले ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन इक्वल टू आयोटा के एक्स
माइनस ओमेगा टी ऐसी होती है। और मैक्स प्लैंक की इक्वेशन होती है एच इक्वल टू सॉरी ई इक्वल टू एच म्यू, जिसको हम एच क्रॉस ओमेगा लिख सकते हैं, 2 पाई से मल्टीप्लाई 2 पाई से डिवाइड। और एक हमने एच लैम्डा इज इक्वल टू हमने एक फॉर्मूला किया एच अपॉन पी, जिसको फिर से मैं मॉडिफाई करना चाहूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। पी इज इक्वल टू मोमेंटम इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय 2 पाई से मल्टीप्लाई, इसको मैं लिखना चाहूंगा एच क्रॉस जैसे यहां पे था, और इसको लिख देंगे के। तो ये रहा अपने पास एनर्जी का फॉर्मूला, ये रही ट्रैवलिंग वेव, ये रही हमारे पास मोमेंटम। अब हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट तैयार हैं, बस अब वो समय पे पहुंच चुके हैं जब श्रोडिंगर की बारी, श्रोडिंगर की एंट्री करानी रह गई है। बस अब वो एक गेस्ट एंट्री, वो कूल एंट्री होती है ना, अब वो होगा बस। अब श्रोडिंगर आएंगे और इन तीन चीजों से मिलके डिराइव कर देंगे श्रोडिंगर इक्वेशन को। हमें कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें कुछ मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ी, आसपास हमने देखा, ऑब्जर्व किया, और थोड़ी मैंने तुम्हारे लिए रिसर्च के लिए चीजों को छोड़ दिया। भाई खुद इस पर दिमाग लगाओ, इस पर और बिल्डअप करो, मजा आएगा सीखने में, है ना। अभी फिर अरे छोड़ नहीं रहा हूं भाई, वीडियो खत्म नहीं हुई है, जस्ट बता रहा हूं अभी यहां पहुंचे हैं। अब हम चाहते हैं वो जो इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड वेव है, वो जो चल रही है एक्चुअल फिजिकल वेव, ट्रैवल कर रही है वेव, उस ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन को निकालना चाहते हैं। अब हमारे पास न्यू ये फॉर्मूलाज आए, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसको रब करता हूं और आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, और साथ ही साथ न्यूटन का जो वर्ल्ड होता है वो है डिटर्मिनिस्टिक, बाकी बस एक्सपेरिमेंट्स हमारी हेल्प करेंगे। अब हमें क्या करना है, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फंक्शन को एज्यूम करके। वी हैव नो आइडिया कि ये फंक्शन क्या है, इसे हम बोल देंगे वेव फंक्शन। क्यों वेव फंक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम वेव की ही तो हम बैकवर्ड काम करना चाह रहे हैं, उल्टा। हमें इस बार वेव की इक्वेशन नहीं पता, वेव की इक्वेशन निकालनी है, हमारे पास फंक्शन है, बस इतना ही है। तो एक फंक्शन है, और ये एक ऐसी वेव जो इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड है, और इलेक्ट्रॉन के पीछे जो वेव ट्रैवल कर रही है, उस ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन निकालनी है। हमें पता है कि ट्रैवलिंग वेव कुछ ऐसी सी दिखाई देती है, ये रहा, है ना। ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन अभी तक इतनी देर तक यही तो कर रहे थे हम, ठीक है। हम कुछ ना कुछ करके हम ये यहां तक पहुंचना चाहते हैं, ये चीजों को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं इसमें से। लेट अस सी कि कैसे कर सकते हैं और वेव की इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। बैकवर्ड काम करने वाले हैं। ये एक वेव की इक्वेशन, हमें जनरल वेव की इक्वेशन चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है कि हम पूरे के पूरे फील्ड के बारे में इस बार बात कर पाएंगे, जनरल इक्वेशन के बारे में बात कर पाएंगे, जिसके और भी कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। वन ऑफ द सॉल्यूशन ये है। अच्छी बात यही होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैंने अभी अभी लिखी थी, ये वाली इक्वेशन जो लिखी थी, आई वाई डेल एक्स स्क्वायर, ये तो मैंने अभी अभी इक्वेशन लिखी है, इसका एक सॉल्यूशन था भाई ये। लेकिन इसका यूज करके मैं उस इक्वेशन तक पहुंच सकता हूं, और उस इक्वेशन से बहुत सारे और सॉल्यूशन निकाल सकता हूं। कमाल की बात है ना। वीडियो को पॉज करके बार सोचो, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन, इसका यूज करके मैं वहां वापस पहुंच सकता हूं, और उस इक्वेशन को और बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। साइन इसका एक सॉल्यूशन है, कॉस इसका एक सॉल्यूशन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन कर दूंगा, वो इसका सॉल्यूशन है। एक्सपोनेंशियल इसके सॉल्यूशन है, एक्सपोनेंशियल की भी कुछ भी पावर करते रहो वो इसके सॉल्यूशन है। तुम इसके आगे कुछ भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो वो भी इसके सॉल्यूशन है। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्टिंग फॉर दिस वेव इक्वेशन, और मैं ये वेव इक्वेशन बना सकता हूं इसका एक सॉल्यूशन यूज करके। वही हम यहां पे करने वाले हैं। तो लेट अस सी कि मैं इस ये जो मैंने वेव फंक्शन बोल दिया, वी हैव नो आइडिया कि ये वेव फंक्शन क्या है। अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर भी थोड़े कंफ्यूज थे, उनके अकॉर्डिंग भी ये मैटर की डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता था, बट नहीं, बाद में इंटरप्रिटेशंस निकाली अलग साइंटिस्ट ने, और खुद भी भाई कंफ्यूज था बनाने के बाद, वो भी खुद भी नाराज हो गया कि भाई क्या ही कर रहे हो मेरे वेव फंक्शन के साथ तुम, जो मैं एज्यूम किया। बट फिलहाल के लिए वो हमें नहीं पता कि ये क्या, हम इससे इस फंक्शन का यूज करके एनर्जी और मोमेंटम निकालना चाहते हैं, खत्म, इतना हमारा टास्क है। लेट अस सी कि कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहली चीज हम यहां पे निकालने वाले हैं मोमेंटम। अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन कर दूं एक बार, ई एक्सपोनेंशियल सेम रहता है, हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान रखना इसकी डिफरेंशिएशन होगी, ये कांस्टेंट है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो साथ में क्या आता है चेन रूल के अकॉर्डिंग आयोटा के, ठीक है, ये आ गया अपने पास। और अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो डेल्टा साई दिस, इसको मैं दोबारा से साई लिख सकता हूं, है ना, कितनी कमाल की बात है। आयोटा के और इसको मैं साई दोबारा लिख सकता हूं। वहीं तो वापस पहुंच गए घूम के, डिफरेंशिएशन करने के बाद भी वही आ रहा है, बस एक एक्स्ट्रा चीज आ गई आयोटा के। भाई साहब आगे जाके पता लगेगा इसको मैं ऑपरेटर की तरह भी यूज कर सकता हूं, पता है।
इसे हम आगे जाके आइगन अब इसकी आइगन वैल्यू होती है, ऐसा सब वर्ड मैं यूज कर सकता हूं। अगर मैं लीनियर अलजेब्रा के थ्रू पढ़ा रहा होता, जो कि मैंने पहले पढ़ाया भी है, तो भाई मैं इसको वैसे समझाता, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर वगैरह वगैरह। इस ऑपरेटर की आइगन वैल्यू है ये, ऐसा ऐसे समझा सकता था कि मैं जब भी एक्सपेरिमेंट करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। बट ठीक, अभी के लिए अपने आप को थोड़ा रोकना चाहूंगा। हम यहां तक पहुंच गए हैं, और अगर मैं इसको थोड़ा इस फॉर्म में बनाना चाहूं, एच के प्लैंक्स कांस्टेंट से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, आयोटा से, आयोटा को भी नीचे घेर लेते हैं, तो 1 बाय एच क्रॉस दिस, आयोटा तो भेज दिया है, और एच क्रॉस दिस, ठीक है। और ये अपने पास 1 बाय आयोटा क्या होता है, आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, आयोटा स्क्वायर -1, तो बनेगा माइनस एच क्रॉस दिस, और इज इक्वल टू एच क्रॉस के। अब अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, ये मोमेंटम होता है, तो अगर दोनों साइड कंपेयर करके देखूं तो हमारे पास P आ जाएगा माइनस एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स। कुछ कमी लग रही है ना, डेल बाय डेल एक्स, एक आयोटा रह गया अभी, ठीक है। ये हमारे पास पता क्या है, ये मोमेंटम नहीं है, ये मोमेंटम ऑपरेटर है। इसका मतलब जैसे ही हम क्वांटम मैकेनिक्स में आते हैं ना, तो हमारे पास मोमेंटम एक सिंगल नंबर नहीं होता, वो एक ऑपरेटर होता है। जैसे डिफरेंशिएशन एक ऑपरेटर है, वैसे मोमेंटम भी एक ऑपरेटर होता है। एनर्जी को भी देखते हैं क्या होता है, और फिर इससे कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। समझ गए ना क्या निकालना है हमें? हमें क्या, हमें तो ये फंडामेंटल इंग्रेडिएंट पता थे, हम तो ट्रैवलिंग वेव का यूज करके यहाँ तक पहुंचे, बस खत्म। हमें नहीं पता अभी क्या चल रहा है, हम तो यहाँ तक पहुंचना चाह रहे हैं। हमें मोमेंटम चाहिए था, हमें एनर्जी चाहिए थी, बस ठीक है। एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं, एनर्जी को टाइम से निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास ये मोमेंटम ऑपरेटर है। कहीं लिख लेना ये बात, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर साथ साथ नोट्स में बना रहे हो तो ये भी लिख लेना कि भाई हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास नंबर्स नहीं होते हैं मोमेंटम एनर्जी, हमारे पास वो ऑपरेटर्स होते हैं, एंड दिस इज द मोमेंटम ऑपरेटर। मोमेंटम ऑपरेटर, ऐसे ही कोई एनर्जी ऑपरेटर भी एग्जिस्ट करता होगा। हाँ, दिखाता हूं, देखो। डेल बाय डेल दिस, एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले तो सेम ही आता है, और साथ में हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा ओमेगा, है ना। और इसके बाद अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको क्या लिख सकते हैं, वापस साई ही घूम फिर के वहीं आ गए, इसीलिए तो चूज करते हैं इसे, कॉस को नहीं चूज करते, कॉस साइन में बदल जाता है ना। समझ आई अब बात? अगर मैं यहाँ पे कॉस यूज कर लेता इसकी जगह, तो कॉस की डिफरेंशिएशन साइन होती है, साइन की कॉस होती है, बदल जाते हैं ना, बदलवाना नहीं था, डिफरेंशिएशन करने में आसानी होगी, है ना, इसलिए ये काम करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो -1/आयोटा और डेल्स बाय दिस, और इस इज इक्वल टू, ये साई हो गया, और साथ में ओमेगा तो पड़ा ही है। दोनों साइड एच क्रॉस से मल्टीप्लाई, आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और ये बन जाएगा एक्स से, ये तो प्लस आयोटा बन गया, है ना। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस प्लस, तो एच क्रॉस से भी मल्टीप्लाई अगर दोनों साइड कर ली तो देखो मिल गया भाई साहब हमें एनर्जी। यही तो थी एनर्जी, एच क्रॉस ओमेगा, है ना, एनर्जी भी मिल गई। ये प्लैंक्स कांस्टेंट है भाई, मेन इंपॉर्टेंट चीज, ये समझो ना। मेन चीज हमारे पास थी प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका यूज करके सारे काम कर पा रहा हूं। तो मेन क्रेडिट जो फादर बोलना चाहिए हमें, वो प्लैंक को बोलना चाहिए। हालांकि उनको खुद की थ्योरी पे विश्वास नहीं था, वो तो बिलीव भी नहीं कर रहे थे कि जो एटम्स भी एग्जिस्ट करते हैं, वो तो बिलीव भी नहीं कर रहे थे कि एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है। बट ठीक है, गैस कर दिया, जुगाड़ के कारण उन्होंने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, प्लैंक लॉ का क्रिएट कर दिया। फिलहाल के लिए अगर दोनों साइड कंपेयर करें, ये एनर्जी है, और दोनों साइड अगर कंपेयर करें तो अपने पास एनर्जी ऑपरेटर, जो भी ऑपरेटर होगा उसके खोपड़ी में ये लगा देंगे कैप, बन जाएगा आयोटा एच, और आयोटा एच डेल बाय डेल टी। लो भाई, एनर्जी भी हमारे पास एक ऑपरेटर होती है, एनर्जी ऑपरेटर। इस बार एनर्जी भी नंबर नहीं है। अब जैसे मैं ऑपरेटर बोल रहा था ना, ऑपरेटर अगर तुम किसी चीज पे लगाओगे, जो तुम्हें आंसर मिलेगा वो होंगी आइगन वैल्यूज, एंड आइगन वैल्यूज आर दोज वैल्यूज जो एक्सपेरिमेंट के बाद मिलती हैं। दैट इज द मेन थिंग। मोमेंटम, मोमेंटम कोई नंबर नहीं है यहाँ पे, मोमेंटम एक ऑपरेटर है। जैसे वो ऑपरेटर तुम इस साई पे लगाओगे, ये तो एक टाइप का वेव फंक्शन है ना, एक तरह की सिचुएशन हमने कंसीडर करी ना। ऐसे कितने वेव फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइटली मैनी, शायद इस पूरे यूनिवर्स का भी एक वेव फंक्शन एग्जिस्ट करता है। हाँ, ऐसी थ्योरीज भी हैं,
पूरे यूनिवर्स का भी एक वेव फंक्शन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि पूरा का पूरा यूनिवर्स अगर बिग बैंग थ्योरी को सही माने तो बिग बैंग थ्योरी के स्टार्टिंग में डॉट जैसा था, उस वो डॉट भी एक क्वांटम पार्टिकल जैसा था, और हर क्वांटम पार्टिकल के लिए एक वेव फंक्शन हो सकता है, एंड दैट वेव फंक्शन विल बी द वेव फंक्शन ऑफ यूनिवर्स, दिस यूनिवर्स। बट फिलहाल वापस आना चाहेंगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहेंगे। अगर कभी भी एक एनर्जी ऑपरेटर को मैं साई पे लगाऊंगा तो मेरे को वापस वही मिलेगा साई, क्योंकि मेरे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, वापस वही मिलेगा, लेकिन आगे कुछ नंबर होगा, एंड नंबर, वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होंगे जो मेरे को एक्सपेरिमेंटली मिलने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट करूंगा तो मेरे को यहां से जो चीजें मिलेंगी ना वो मिलेंगी, फिजिकली मेरे को दिखेंगी। कंफ्यूज हो गए क्या थोड़े से? जैसे यहाँ पे मिलेगा मेरे को एच ओमेगा, मान लो इसकी तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती है ना, डिपेंडिंग ऑन ओमेगा, है ना, ओमेगा क्या है उस पर बेस बहुत सारी वैल्यू आ सकती है, वो मुझे मिलेंगे प्रैक्टिकली। बट जो भी है, एक बात देख पाए, एच क्रॉस ओमेगा कुछ फिक्स्ड वैल्यू हमारे को मिलने वाली है, ये ऑपरेटर बताएगा कि कौन सी वैल्यू मिलने वाली है ना, कमाल की बात है ना, है ना, है ना। थोड़ा सा कलर चेंज करना चाहेंगे, पिंक पिंक सा हो गया है सारा, तो मास्टर इक्वेशन पे पहुंचना चाहेंगे। वैसे हमें पता है कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी हमारे पास होती है क्लासिकली टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, क्लासिकली टोटल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा कुछ। ठीक, ऑपरेटर के फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो कहां लिखे, यहां लिखते हैं। ऑपरेटर के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो यह हमारे पास बन जाएगा E कैप इज इक्वल टू पी कैप का स्क्वायर बाय 2m प्लस वी कैप, एक न्यू तरह का ऑपरेटर बन जाएगा साथ में ये। और अगर हम इसको थोड़ा और, इसको v को v ही रहने दो, पोटेंशियल जो भी फील्ड में तुम हो उसका पोटेंशियल तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, पोटेंशियल एक स्केलर फंक्शन है हमारे पास। अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू डालें, तो हमारे पास फाइनली आई एच क्रॉस डेल बाय डेल टी साई इज इक्वल टू, अब मैं वैल्यू डालने वाला हूं मोमेंटम ऑपरेटर की। मोमेंटम ऑपरेटर ये था, इसका स्क्वायर भी करना है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो बचेगा एच स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साथ में साई। भाई साहब पता है हमने क्या निकाल दिया है, दिस इज श्रोडिंगर्स इक्वेशन, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। मजा आया ना भाई साहब, ये थी, और हमें कुछ नहीं रटना पड़ा, कुछ भी नहीं, मेरे को तो नहीं लगता कि हमें कुछ रटना पड़ा। और अगर हम इसमें थोड़ा सा आना चाहे, मेरे को पता है डाउट्स बहुत सारे होंगे, लेकिन तुम्हें जरूर पूछना कमेंट बॉक्स में, और वही तो मजा है। अभी भी बहुत सारी मिस्ट्रीज रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं दिमाग में, वही तो मेन मोटिव होता है लेक्चर का, कि इस पे और ग्रो करेंगे, इस पे और बिल्डअप करेंगे। लेकिन कुछ इसमें तो एटलीस्ट मैंने रटवाने की कोई कोशिश नहीं की है। अगर हम इसमें थोड़ा सा इसको और ढंग से लिखना चाहें तो ये हमारे पास था एनर्जी ऑपरेटर, ऐसा कुछ, और इस पूरे को भी एक नाम दे देते हैं एच, ऐसा भी लिख सकते हैं, इसे हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोल देते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूं, मेरे को मजा नहीं आता है ऐसे इक्वेशन को लिखने में, मेरे को मजा नहीं आता है। तुम आज के बाद ऐसे याद रखना, क्योंकि भाई साहब ऐसी चीज हमने निकाल ली है, ये रही अपने पास चीज, दिस इज श्रोडिंगर्स इक्वेशन, एंड व्हाट वी वर वेटिंग फॉर, यही था वो। इसका मतलब है जब भी हम ये ऑपरेटर लगाएंगे तो क्या करता है ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को ऐसे समझ लो, ये रहा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, किसी भी फंक्शन पर लगाओगे तो एक न्यू फंक्शन तुम्हें दे देगा विच इज दिस। ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी वेव फंक्शन को ब्रेक कर देगा पीसीस में, छोटे छोटे पीसीस में ब्रेक कर देगा हैमिल्टोनियन, ये वाला। ठीक है, जैसे उसको छोटे छोटे पीस में ब्रेक करेगा और फिर पूछेगा इस पीस में कितनी एनर्जी है, अच्छा इतनी है, इस पीस में कितनी एनर्जी है, अच्छा इतनी है, और फिर उसको एक न्यू फंक्शन में चेंज कर देगा, एंड दैट न्यू फंक्शन इज दिस, और वो फंक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके, समझ गए, यहां से मिलेगा हमें वो फंक्शन। इसका मतलब है हैमिल्टोनियन ऑपरेशन, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एक पूरे के पूरे सिस्टम को छोटे छोटे चंक्स में, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करके पूछता है कि उसमें कितनी कितनी एनर्जी है, और जैसे उसको पता लग जाता है कि हर पार्ट के पास कितनी, हर पीस के पास कितनी एनर्जी है, उसको पैक करके एक न्यू फंक्शन बना देता है, एंड दैट फंक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट आयोटा एच डेल बाय डेल टी साई। हमने यूज तो इस इक्वेशन का किया है, हाँ,
लेकिन भाई हमने एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल दी है, एंड दिस इज होल केमिस्ट्री भाई, वो पूरी की पूरी केमिस्ट्री है, एक इक्वेशन में पूरी केमिस्ट्री, एंड साथ ही साथ ऑलमोस्ट सारी की सारी क्वांटम मैकेनिक्स भी है। अगर इसमें रिलेटिविस्टिक करेक्शंस थोड़ी सी कर दें तो भाई मिल चुका है हमें, जिसके पीछे हम यहाँ पे इतनी देर से चिल्ला रहे थे। एक बात और लास्ट बताना चाहूंगा, उसके बाद इसको सम अप करते हैं। साई क्या था? आज तक इस पे डिबेट चलती है कि एक्चुअल में साई है क्या। अकॉर्डिंग टू नील्स बोहर, ये साई कोई रियल चीज नहीं है। बस ये साई का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो इस समय प्रोबेबिलिटीज मिलने वाली। इसे बोर्न रूल बोलते हैं, ठीक है, बोर्न रूल। इसका मतलब है इस साई की कोई खुद से सिग्निफिकेंस नहीं है। ये साई क्या है? ये एक वेव ही है, बट ये कौन सी वेव है? ये प्रोबेबिलिटी वेव है एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल। हाँ, ये पूरी की पूरी डिटर्मिनिस्टिक है। ये लाइन जरूर लिखना अगर नोट्स बना रहे हो। कोई भी अगर कहे कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें डिटर्मिनिज्म खो जाता है, नहीं भाई, मैंने इंटेंशनली ये वर्ड यहां पे लिखा है, डिटर्मिनिज्म नहीं खोता है। ये जो ये जो साई है, ये जो वेव फंक्शन है, इसका जो इवोल्यूशन है, ये जो टाइम के साथ चेंज होता है, इट इज डिटर्मिनिस्टिक। पंगा आता है जब हम मेजरमेंट करते हैं। इसका मतलब है हमारा जो यूनिवर्स है वो क्लाउड ऑफ पोटेंशियल्स होता है, बहुत सारी चीजें पॉसिबल होती हैं, और वो एकदम पॉसिबिलिटीज फ्लो कर रही होती हैं डिटर्मिनिस्टिकली। लेकिन जैसे हम मेजर करते हैं तो हमें एक ही वैल्यू दिखाई देती है। इसका मतलब वो जो मेजरमेंट होता है वो सारी गड़बड़ कर देता है, और वही हमारे पास आती है मेजरमेंट प्रॉब्लम की। क्यों? पहले तो हमारे पास डिटर्मिनिज्म है, पहले तो हमारे पास यूनिटरीली हमारे पास इवोल्यूशन है। यूनिटरी इवोल्यूशन का मतलब है एकदम डिटर्मिनिज्म, सारा कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन मैं जैसे ही मेजर करूंगा तो कोलैप्स कर जाएगा वेव फंक्शन एक ही वैल्यू में। समझ पाए? मैंने यहाँ पे कोई इस वाले में कोई वेव फंक्शन रखा और मुझे यहां से इसकी कोई आइगन वैल्यूज मिल गई, जैसे इस ऑपरेटर की ये रही आइगन वैल्यू, ऐसा कुछ समझ सकते हो। यहां से समझना ज्यादा आसान था। इससे मैंने कोई ऑपरेटर इस पे लगाया है और ये मुझे वैल्यू मिल गई है, और ये क्लाउड ऑफ पोटेंशियल्स है। क्लाउड ऑफ पोटेंशियल्स का मतलब क्लाउड ऑफ पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, एकदम डिटर्मिनिस्टिक सब कुछ चल रहा है। सब कुछ एकदम मैं बता सकता हूं फ्यूचर के बारे में कि कैसे इवॉल्व करेगा ये पार्टिकल, मैं बता सकता हूं उसके पास्ट के बारे में, सब कुछ ठीक। अच्छा, लेकिन जैसे मैं मेजरमेंट कर दूंगा ना, जैसे मैं देखना चाहूंगा पार्टिकल को, जैसे इंटरेक्शन होगी तो ये बिगड़ जाएगा और हमें एक आउटकम मिलेगी। उसके बाद ये वो जो डिटर्मिनिज्म है वो खो जाएगा, फिर प्रोबेबिलिस्टिक नेचर आने वाला है। ये बात बहुत ही ज्यादा गहरी थी। ये होती हैं इंटरप्रिटेशंस। ये मैथमेटिक्स तो कोई भी बना लेता, श्रोडिंगर के अलावा हाइजेनबर्ग ने भी बना ली थी, लेकिन जो मेन उसके पीछे की बात थी, दोनों को इक्वल क्रेडिट देना चाहूंगा, श्रोडिंगर को भी और मैक्स हाइजेनबर्ग को भी। हाइजेनबर्ग ने मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करके इक्वेशन डिराइव की थी, और जो श्रोडिंगर है उन्होंने वेव इक्वेशन का यूज करके की थी। एक रिचर्ड फाइनमैन ने एक वो लैग्रांजियन मैकेनिक्स, जो मैं यूनिवर्स इज लेजी की इतनी देर से बात कर रहा हूं, उसको यूज किया था। तीनों की इक्विवेलेंट ही है। तीनों की जो मेथड है वो जस्ट डिफरेंट रास्ते हैं सेम सिचुएशन तक पहुंचने के। दे ऑल आर इक्विवेलेंट। हमने एक जनरल वेव इक्वेशन डिराइव कर लिया और बिना किसी पंगे में पड़े, और मजा आ गया भाई साहब। इवोल्यूशन जो है वो डिटर्मिनिस्टिक है, ये ध्यान रखना, लेकिन मेजरमेंट करते ही पंगा आ जाता है। इस पे और बात करेंगे। इसके बाद इंटरप्रिटेशंस आने लग जाती हैं कि ऐसा क्यों होता है। एंड दिस इज माय फाइनल पेज। तुम्हें लगता होगा मैं इतने सारे पेजेस को लिख के लाता हूँ क्योंकि मैं मेन तुम तक थ्रो करना चाहूंगा। वो जो मैथमेटिकल जार्गन होते हैं, वो मैथमेटिकल पीसीज होते हैं जो इसके पीछे लगे हैं इसको सिंप्लीफाई करने में, आसान बनाया है। मैंने कोई चीजें इसमें से ऐसी चीजें नहीं निकालनी जिसके इसका इसका महत्व ही खत्म हो जाए, नहीं। मैं तुम्हें एटलीस्ट ये जरूर दिखा पाया कि अगर तुम कोई इक्वेशन बनाना चाहो, जैसे मैं क्वांटम कंप्यूटिंग में अपनी रिसर्च करता हूं, तो उसी तरीके से समझाने की कोशिश की कि मैं कैसे पढ़ता हूं, इस तरीके से पढ़ता हूं। ज्यादा मैथमेटिकली उसमें बिल्कुल उसको रिगरस भी ना बना दूं। ऑल्दो मेरे को रिगरस चीजें ज्यादा पसंद होती हैं, इसमें अगर हम एब्स्ट्रैक्टनेस में जाएं ज्यादा पसंद है, बट ठीक है। आई होप कि मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। हमने सारी बातें कर ली हैं। इसके बाद इंटरप्रिटेशंस होती हैं, इसके बारे में आज तक स्टिल टिल डेट हमें नहीं पता इसका एक्चुअल मतलब। पहले तो ये चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वी हैव नो आइडिया व्हाट दिस साई एक्चुअली मींस। क्या ये फिजिकल चीज है या नहीं, इस पर क्वेश्चन मार्क डाल देना, वी हैव नो आइडिया।
बाकी इस पे रिसर्च करना और खुद भी क्वेश्चंस को ढूंढने की कोशिश करना। आई होप मैंने ज्यादा खींच ना दिया लेक्चर को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही किसी मजेदार और बहुत ज्यादा मजा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, ऐसे ही सीखते रहो। आई रियली होप कि अगर तुम कमेंट बॉक्स में डालोगे तो मैं इसका पार्ट 2 जरूर लेके आऊंगा, लेकिन इसके पार्ट 2 में मैथ सीखने के लिए तैयार हो जाना। मेरे को तो बहुत मजा आता है, तुम्हें भी अगर आए तो मैं इसकी डेरिवेशन कहाँ गई, वेव इक्वेशन जो इससे पहले लिखी थी, ये वाली वेव इक्वेशन, इस वेव इक्वेशन को और ज्यादा डीप डिस्क्राइब करूंगा ताकि हम इसके और डेप्थ में जा पाए। तब तक के लिए मिलते हैं, अपना ख्याल रखो, बाय बाय।